रुक्मिणी इस वक्त एक बेहद खूबसूरत पर साथ ही दर्दनाक मूरत जैसी लग रही थी। उसका चेहरा सुंदर था पर बहुत कमजोर और पीला पड़ चुका था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं और उसने जो कपड़े पहने थे वे साफ तौर पर उस पर बेढंगे और ढीले लग रहे थे। पर जब श्रीमती वू ने उसकी आंखों में देखा तो वे किसी गहरी, शांत और ठहरी हुई झील जैसी लगीं। उस नज़र को देखकर उनके लिए रुक्मिणी से नफरत करना नामुमकिन सा हो गया। क्या तुम मुझे बुला रही हो? श्रीमती वू ने पूछा। रुक्मिणी ने सिर हिलाया। श्रीमती जी, मेरा नाम रुक्मिणी है। मुझे राजमहल के दरवाजे पर कुछ बहुत ज़रूरी काम है। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगी और मुझे वहां तक अपनी सवारी में छोड़ देंगी? चुटकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुश्री, क्या आप यहाँ तांगा उधार मांगने आए हैं? यह महिला उसे बिल्कुल अनजानी लग रही थी, शायद वह किसी बड़े अधिकारी या रईस की पत्नी नहीं थी। वरना रुक्मिणी शायद युवराज भवन का नाम लेकर रौब जमा सकती थी। क्या सामने वाली महिला इसके लिए राजी होगी? श्रीमती वो भी थोड़ी हैरान थीं। उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था और एक पल के लिए उन्होंने अपना मुंह तो खोला पर उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे मना करें। लड़की बेचारी तो लग रही थी पर वे किसी अजनबी को अपने तांगे में बिठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। रुक्मिणी ने उन्हें देखा और कहा, श्रीमती जी, यकीनन आपके परिवार में कोई बीमार है और वह बीमारी आसानी से ठीक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप गहरी चिंता में हैं। श्रीमती वू के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें कैसे पता? श्रीमती जी, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी? मैं रास्ते में आपको सारी बातें तफसील से बता सकती हूँ, रुक्मिणी ने कहा। श्रीमती वू ने अपने होंठ भींचे। आओ, तांगे में बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक्मिणी ने चुटकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चुटकी अपनी हैरानी से बाहर आए और उसने फुर्ती से रुक्मिणी को तांगे में चढ़ने में मदद की। ये तरीका सचमुच काम कर गया। क्या मालकिन सचमुच चेहरा पढ़ना जानती हैं? चुटकी भी श्रीमती वू की दासी के साथ तांगे में बैठ गई। तांगा राजमहल की तरफ चल पड़ा। तांगे के अंदर श्रीमती वू ने रुक्मिणी को ऊपर से नीचे तक घूरा। अब उनके लहजे में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। लड़की, तुम्हें मेरे परिवार के बारे में ये सारी बातें कहाँ से पता चलीं? आखिर हमारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो? श्रीमती वू को लगा कि रुक्मिणी ने उनके परिवार के बारे में पहले से ही छानबीन कर रखी होगी और वह जानबूझकर उन्हें फांसने आई है। श्रीमती जी, मैं आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ, रुक्मिणी ने अपना सिर हिलाया। मैंने आपके बारे में कोई छानबीन नहीं की है, पर मैं आपको देखकर ही बहुत कुछ बता सकती हूँ। श्रीमती वू के संस्कारों ने उन्हें जोर से हंसने से रोक लिया, पर जब उन्होंने रुक्मिणी की तरफ देखा तो उनके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। क्या तुम कोई भविष्यवक्ता हो? मुझे हंसाओ मत। इतनी कम उम्र की लड़की भला भविष्य बताने में कैसे माहिर हो सकती है? भले ही कोई चेहरा पढ़ना जानता हो, पर वह ये कैसे बता सकता है कि परिवार में कोई बीमार है? श्रीमती जी, मेरी मालकिन ने सचमुच आपके परिवार के बारे में कोई छानबीन नहीं की है। चुटकी खुद को बीच में बोलने से रोक न सकी। रुक्मिणी ने हाथ हिलाकर उसे रोका। कोई बात नहीं, श्रीमती जी का मुझ पर शक करना लाजमी है, पर आपने मेरी जो मदद की है मुझे उसका एहसान तो चुकाना ही है। क्या आप वैद्यराज जी को जानती हैं? जाहिर है मैं वैद्यराज जी को जानती हूँ। श्रीमती वू की आंखें चमक उठीं। कुछ दिन पहले मैं फू परिवार के दवाखाने में वैद्यकीय सलाह लेने गई थी, पर उन्होंने कहा कि वैद्यराज जी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मरीजों को नहीं देखते। उन्होंने फू परिवार के सामने बहुत मिन्नतें की थीं, पर वे नहीं माने। उन्होंने पूरी शिष्टता के साथ पर सख्ती से उन्हें वापस भेज दिया था। अगर आप कल दोबारा वहां जाएंगी तो वैद्यराज जी आपके घर आकर मरीज को देखने के लिए राजी हो जाएंगे। इसे मेरी तरफ से आपके इस एहसान का बदला समझिए। रुक्मिणी को वैद्यराज जी का नाम इस्तेमाल करने में रत्ती भर भी हिचकिचाहट या अपराध बोध नहीं हुआ। आखिरकार वह घर से निकली ही इसलिए थी ताकि फू चेन की जान बचा सके। श्रीमती वू की आंखें अचरज से फैल गईं। उनके हाथों ने अनजाने में ही अपने रेशमी रुमाल को कसकर पकड़ लिया और उनकी आवाज़ कांपने लगी। सच में? क्या तुम वैद्यराज जी को जानती हो? रुक्मिणी ने सिर हिलाया। श्रीमती वू को अभी भी शक था। रुक्मिणी ने आगे कहा, क्या वह मरीज आपकी बेटी है? क्या आप पिछले कुछ दिनों से उसकी देखभाल कर रही हैं? क्या आज सुबह उसने आपके कपड़ों पर उल्टी कर दी थी? तुम अगर वे तांगे में न होती तो श्रीमती वू शायद झटके से खड़ी हो जाती। अगर किसी ने उनके परिवार के बारे में छानबीन की भी होती तो वह इतना सब कैसे जान सकता था? यहाँ तक कि उनकी बेटी ने आज सुबह उनके कपड़ों पर उल्टी की है, ये बात भी। श्रीमती वू ने अचानक अपनी दासी शियाओ शियांग की तरफ देखा। आज सुबह क्या हुआ था, ये बात सिर्फ शियाओ शियांग ही जानती थी। शियाओ शियांग भी फटी आंखों से ये सब सुन रही थी। अपनी मालकिन को खुद पर शक करते देख वह लगभग रो पड़ी। मालकिन, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो इस लड़की को जानती तक नहीं। क्या ये कोई जादू टोना है? आखिर इन्हें ये सब कैसे पता? उन्होंने चुटकी का चेहरा देखा। चुटकी खुद भी फटी आंखों से अपनी मालकिन को ताक रही थी।
रुक्मिणी हल्की सी हंसी, यह कोई चमत्कार नहीं है जितना आप सोच रही हैं। उसने श्रीमती वू के पैरों की ओर इशारा किया, आपने यकीनन अपने कपड़े बदले होंगे, पर आपने अपने जूते नहीं बदले। उन पर कुछ गंदे छींटे पड़े हैं और उनसे अजीब सी बदबू आ रही है। श्रीमती वू ने नज़रें झुकाकर अपने जूतों को देखा और उन्हें उस गहरे नीले कढ़ाई वाले कपड़े पर कुछ हल्के धब्बे दिखाई दिए जिन्हें ध्यान से देखे बिना पकड़ना नामुमकिन था। पर उन्हें कोई बदबू नहीं आ रही थी। क्या इस लड़की की नाक किसी शिकारी कुत्ते जैसी है? आप पर भी बीमारी की एक हल्की सी छाया पड़ी है, पर आपके चेहरे की रंगत से साफ है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो जाहिर है कि परिवार में कोई और बीमार है और आप खुद उनकी देखभाल कर रही हैं। अगर आप खुद उनके इतने करीब रहकर देखभाल न कर रही होती तो आप पर यह छाया कभी नहीं पड़ती। रुक्मिणी ने आगे कहा, श्रीमती जी की आंखों में गहरी चिंता थी। और हम जहां मिले वह एक दवाखाने का दरवाज़ा था। आप वहां से बाहर तो आए पर आपके पास कोई दवा नहीं थी। शायद आपको वह दवा नहीं मिली जिसकी आपको तलाश थी। इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि आपके घर में जो बीमार है उसका इलाज काफ़ी पेचीदा और मुश्किल है। तांगे में बैठा हर इंसान उसकी ये बातें सुनकर सन रह गया। तुम कैसे बता सकती हो कि कोई बीमार है या उस पर बीमारी की छाया पड़ी है? श्रीमती वू ने पूछा। रुक्मिणी ने अपनी आंखों की तरफ इशारा किया, मैं देख सकती हूँ। श्रीमती वू खामोश हो गईं। हे भगवान, क्या मैं सचमुच इस बात पर यकीन कर लूँ? मैं आपको किस नाम से पुकारूं, श्रीमती जी? रुक्मिणी ने पूछा। हमारे मालिक का उपनाम शर्मा है, शियाओ शियांग ने बताया। रुक्मिणी ने सिर हिलाया, तो श्रीमती शर्मा, कृपया कल एक बार फिर फू परिवार के यहाँ जाएं। मैं वैद्यराज जी से इस बारे में बात कर लूंगी। जब वे राजमहल के बाहर पहुंचे तब भी श्रीमती वू का सिर चकरा रहा था और उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। सुश्री, काव्या आ गई है। चुटकी ने काव्या को देख लिया था। और काव्या एक तांगे के पास खड़ी थी। चुटकी ने राहत की सांस ली, शुक्र है कि काव्या तांगा लेकर आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीमती शर्मा। रुक्मिणी तांगे से उतरी और चुटकी के सहारे काव्या की तरफ चल दी। श्रीमती वू शर्मा ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और बुदबुदाई, शियाओ शियांग, मुझे चिकोटी काटो, मैं भला उस पर यकीन कैसे कर सकती हूँ? मालकिन, मुझे भी उसकी बातों पर यकीन हो रहा है, शियाओ शियांग ने झिझकते हुए कहा। श्रीमती वू हल्की सी हंसी। ठीक है, मैं कल फू परिवार के पास जाऊंगी। अगर उसने मुझसे झूठ भी बोला होगा तो भी मैंने सिर्फ उसे अपनी सवारी में बिठाया था, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ये सोचकर श्रीमती वू ने तांगे वाले को वापस घर चलने को कहा। पर आखिर यह रुक्मिणी है कौन, और इस वक्त राजमहल के दरवाजे पर क्या कर रही है? काव्या ने उस जाते हुए तांगे को थोड़ी उलझन से देखा। सुश्री, वह तांगा चला क्यों गया? वह किसी और का तांगा था तो जाहिर है कि उसे जाना ही था। रुक्मिणी ने राजमहल के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने अंदर संदेश भिजवा दिया? संदेश अंदर जा चुका है। युवराज अभी बाहर आते ही होंगे। सुश्री, क्या आप तांगे में बैठकर इंतजार करना चाहेंगी? ये युवराज भवन से दाई माँ का तांगा है। ठीक है। रुक्मिणी तांगे में चढ़ी, मखमली गेंदों पर टिकी और उसने एक हल्की सी ठंडी सांस ली। सिर्फ 2 बार तांगे में चढ़ने उतरने से ही उसकी सांसें फूलने लगी थीं। उसका शरीर सचमुच बहुत कमज़ोर था। युवराज विक्रमदेव एक शाही पालकी में बैठकर बाहर आए, क्योंकि वे ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते थे। जब उनकी नज़र उस तांगे पर पड़ी तो उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक कौंधी। रुक्मिणी ने उन्हें बाहर क्यों बुलाया था? हुजूर, सुश्री रुक्मिणी ने आपसे तांगे के अंदर मिलने की गुजारिश की है। चुटकी और काव्या ने आदरपूर्वक उनके सामने सिर झुकाया। युवराज विक्रमदेव ने दोनों दासियों पर एक सरसरी नज़र डाली। न जाने क्यों उन्हें लगा कि महज 2 दिनों में ही उन दोनों दासियों का उनके प्रति नज़रिया पूरी तरह बदल गया था। जिस दिन वे महल वापस लौटे थे तब वे दोनों उन्हें देखकर साफ तौर पर थोड़ी घबराई हुई और उत्सुक लग रही थीं। दाइमा ने बाद में उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया था तो शायद वे उन पर अपनी अच्छी छाप छोड़ना चाहती थीं। पर अब पता नहीं क्यों उन्हें महसूस हो रहा था कि उन दोनों ने उनसे एक दूरी बना ली थी। वे एकदम शांत और स्थिर लग रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो उनके मन में युवराज के लिए कोई खौफ या झिझक बाकी नहीं थी। वे उनके साथ बिल्कुल किसी अजनबी जैसा बर्ताव कर रही थीं और वे पूरी तरह से रुक्मिणी के पक्ष में खड़ी थीं। शिवपाल उनके पीछे पीछे आया और उन्हें तांगे में चढ़ने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। युवराज को तांगे के अंदर जाते देख शिवपाल ने अपनी चिंता भरी नज़रें हटा लीं। युवराज को पूर्व सम्राट के लिए शोक सभा में बैठना था, पर उनके पैर इतनी देर तक घुटने टेकने का दबाव बिल्कुल नहीं सह सकते थे। क्या कोई बहुत ज़रूरी? तुम ये क्या कर रही हो? जैसे ही युवराज विक्रमदेव तांगे में दाखिल हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया, रुक्मिणी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनका कॉलर पकड़ लिया। एक ऐसी ताकत के साथ जो न जाने कहाँ से आई थी। उसने अपने पतले हाथों से उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। वे इतने करीब आ गए थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं।
बाहर से युवराज की हड़बड़ाई हुई सांसों की आवाज़ सुनकर शिवपाल का दिल धक से रह गया और उसने तुरंत पूछा, हुजूर, क्या आप ठीक हैं? अगर आपका सामना किसी ऐसी औरत से हो जाए जो किसी फूल चोर की तरह झपटे, तो क्या इसका मतलब यह है कि कुछ गड़बड़ है? युवराज विक्रमदेव ने अपनी सांसों को काबू में किया और भारी आवाज़ में बोले, कुछ नहीं। ओह, तो फिर आप अचानक इतनी हैरानी से क्यों चिल्लाए? हालांकि शिवपाल उलझन में था, पर उसने अपना वह हाथ वापस खींच लिया जो तांगे का पर्दा उठाने वाला था। तभी उसकी नज़रें चुटकी की नाराज़ नज़रों से टकराईं। चित्रा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? अब मेरा नाम चुटकी है, ये नाम मेरी मालकिन ने मुझे दिया है। चुटकी ने बड़े फ़ख्र से अपने नए नाम का ऐलान किया, और जब हमारी मालकिन यहाँ मौजूद हैं तो भला युवराज हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? तांगे के अंदर बैठे युवराज विक्रमदेव ने भी चुटकी की बातें सुन ली थीं। उनके करीब आई उस लड़की को देखते हुए उनकी नज़रें थोड़ी गहरी हो गईं। क्या मैं उनका कुछ बिगाड़ सकता हूँ? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मेरा कुछ बिगाड़ देंगी? इस लड़की ने न सिर्फ उनका कॉलर खींचा था, बल्कि उसने उनकी तरफ अपनी नाक सिकुड़ते हुए सूंघा भी था, और उसके चेहरे के भाव, पता नहीं क्यों, वह इस वक्त बहुत बचकानी लग रही थी। ये बर्ताव उसकी उस गंभीरता और ठहराव से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था जो उसने पिछले 2 दिनों में दिखाई थी। क्या मुझमें से कोई बदबू आ रही है? युवराज विक्रमदेव ने खुद को संभालते हुए पूछा। रुक्मिणी ने अपना हाथ हटा लिया और उनके उस कॉलर को देखा जिसे उसने मरोड़ दिया था, फिर उसने उसे हाथ से सीधा कर दिया। युवराज विक्रमदेव, तुम तो काफ़ी ख्याल रखने वाली हो। क्या तुम्हें यह भी अंदाज़ा नहीं है कि अनजान स्त्री पुरुषों को एक दूसरे को इस तरह नहीं छूना चाहिए? इसमें उस एम्बरग्रीस की महक नहीं है जो तुम्हारे शाही परिवार के लोगों को बहुत पसंद है, यह अच्छी बात है। पर क्या तुम आज किसी औरत से मिले थे? रुक्मिणी ने उन्हें एक तिरछी नज़र दी। युवराज विक्रमदेव के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। मैं यहाँ शोक मनाने आया हूँ, तुमने मुझे क्या समझ रखा है कि मैं महल में किस लिए हूँ? वे रुके, फिर बोले, और तुमने ये जलन और शक वाला लहजा कहाँ से सीखा? क्या वे दोनों इतने करीब आ चुके थे? जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, रुक्मिणी ने उनका बायां हाथ पकड़ा और उसे उन दोनों के बीच ऊपर उठा दिया। इस हाथ से छुआ था? तुम ये क्या बकवास कर रही हो हैं? युवराज विक्रमदेव को पहले लगा कि वह बस मजाक कर रही है, पर फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया। वे ठिठके और अपने बाएं हाथ की तरफ देखा। उन्होंने सचमुच आज इस हाथ से एक औरत को छुआ था। आज, जब राजमाता किन सम्राट को विदाई देने के लिए घुटने टेक कर रो रही थीं, तो वे इतनी बेसुध हो गईं कि उठते वक्त लगभग बेहोश ही होने वाली थीं। मैंने उन्हें उठने में मदद की थी। उन्होंने बस उनकी कोहनी को छुआ था और पलक झपकते ही हाथ हटा लिया था। राजमाता किन, रुक्मिणी ने एक पल के लिए सोचा, फिर हार मान ली। ओह, मैं उन्हें नहीं जानती, मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना। युवराज विक्रमदेव खामोश हो गए। जाहिर है, वह तो गांव में पली बड़ी एक बच्ची थी जिसे जानवरों की तरह रखा गया था, भला वह राजमहल के किसी भी इंसान को कैसे जान सकती थी? जब मैं छोटा था तब राजमाता किन मुझ पर काफ़ी मेहरबान थीं। उन्होंने अनजाने में ही अपनी सफाई दे दी, पर फिर उन्हें अजीब सा लगा। वे उसे ये सब क्यों बता रहे थे? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? रुक्मिणी ने उनकी बाईं हथेली को सीधा किया और अपनी तर्जनी उंगली से धीरे धीरे उनकी हथेली की कुछ लकीरों पर निशान बनाया। युवराज विक्रमदेव का हाथ हल्का सा फड़का। जैसे ही उसकी पतली उंगलियों ने उनकी हथेली को हल्के से छुआ, उनके हाथ से होते हुए सीधे दिल तक एक अजीब सी सिहरन और गुदगुदी दौड़ गई। उन्होंने पहले कभी किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया था और उन्हें ये सब बहुत असहज लग रहा था। पर न जाने क्यों, उसके कुछ बार खुरचने के बाद उनकी हथेली में हल्की गर्माहट आ गई थी। उनके हाथ जो पहले बर्फ की तरह ठंडे थे, अब गर्म महसूस हो रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह हरकत कुछ ज्यादा ही दो अर्थी है? युवराज विक्रमदेव ने अपनी भौहें उचकाईं। रुक्मिणी ने उन्हें देखकर अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब शौक से कर रही हूँ? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें अगले 6 महीनों तक अपनी पवित्रता, इनसेंस बनाए रखनी है, वरना तुम मौत के बहुत करीब पहुंच जाओगे? रुक्मिणी, युवराज विक्रमदेव का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने दांत पीसे। मैं अपने पिता के शोक में हूँ और तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? और तो और, राजमाता किन तो उनके पिता की औरत थीं। रुक्मिणी ने उन्हें देखा और एक ठंडी सांस ली। मैं तो बस तुम्हें ये चेतावनी देना चाहती थी कि तुम इस तथाकथित राजमाता से बचकर रहो। अभी तुम्हारे बाएं हाथ पर एक अजीब सी इत्र वाली पाउडर की महक लगी है। मेरा अंदाज़ा है कि यह महक इतनी अजीब है कि इसे सिर्फ औरतें ही इस्तेमाल कर सकती हैं। युवराज विक्रमदेव ने भौहें सिकोड़ीं। तुम्हारा बचकर रहने से क्या मतलब है? उस खुशबूदार पाउडर में यकीनन कोई मिलावट थी, उसे ज़्यादा सूंघने का असर किसी कामुक पाउडर जैसा होता है। रुक्मिणी ने उन्हें एक ऐसी नज़र से देखा जो साफ साफ कह रही थी, समझ आया। युवराज विक्रमदेव के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। वे राजमाता किन थीं,
हो सकता है कि उनका निशाना तुम न हो, पर फिर भी सावधान रहना। हम दोनों ने अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही साझेदारी की है और मुझे बीच में ही अनुबंध टूटना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे भी अपनी रक्षा करनी थी ताकि उसे वह दैवीय बैंगनी आभा मिलती रहे जिसकी उसे ज़रूरत थी। हालांकि युवराज विक्रमदेव की किस्मत काफ़ी अच्छी थी, आज उनका सामना ऐसी परिस्थिति से हुआ और इत्तेफाक से रुक्मिणी उन्हें ढूंढती हुई आ गई। युवराज विक्रमदेव ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? ओह, थोड़ा पोषण ऊर्जा लेने। ये कहते कहते रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया और उनके बगल की हवा में कुछ मुट्ठी में भर लिया। भले ही उनके करीब रहने से उसे पोषण मिल रहा था, पर वह हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि वह दैवीय बैंगनी आभा की एक अतिरिक्त मुट्ठी भी भर ले ताकि उसे और जल्दी फायदा हो। उसे ऐसे ही सीधे और बेबाक तरीके पसंद थे। उसने बैंगनी आभा की उस मुट्ठी को अपने माथे पर थपका, उन्हें एक उजली मुस्कान दी और बोली, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। युवराज विक्रमदेव को उसने तांगे से बाहर की तरफ धकेला और वे लगभग अपना संतुलन खो ही बैठे थे। हुजूर शिवपाल ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाला। काव्या, चुटकी, चलो यहाँ से। रुक्मिणी ने तांगे का पर्दा उठाया, युवराज विक्रमदेव की तरफ हाथ हिलाया और मुस्कुराए। तांगा बिना किसी पछतावे के तेजी से वहां से निकल गया। युवराज विक्रमदेव का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। हुजूर, सुश्री रुक्मिणी को आपसे क्या काम था? शिवपाल ने उलझन में पूछा। युवराज विक्रमदेव ने उसकी तरफ एक ऐसी नज़र डाली जो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। तुम्हें इससे क्या मतलब? रुक्मिणी तांगे के गैदों पर टिकी और उसने एक गहरी, सुकून भरी सांस छोड़ी। आह, कितनी समृद्ध और गहरी शाही बैंगनी आभा थी, कितनी पौष्टिक। काश मैं युवराज विक्रमदेव की इस आभा को किसी खुशबूदार थैली में भरकर हमेशा अपने साथ रख पाती। सब कुछ कितना सही है, बस दिक्कत यह है कि वह एक इंसान है। उधर फू परिवार के सभी लोग बड़ी बेचैनी से रुक्मिणी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जहां वैद्यराज जी सच्चे दिल से उसके आने और अपने पोते को बचाने की उम्मीद कर रहे थे, वहीं बाकी लोग चिंता और शक में डूबे थे। वे बस उसके आने का इंतजार कर रहे थे ताकि यह तय हो सके कि वह उसे बचा पाएगी या नहीं, ताकि वे जल्दी से कोई और रास्ता निकाल सकें। वैद्यराज जी अपनी बात पर अड़े थे कि रुक्मिणी उनके पोते को बचा सकती है और किसी और की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा सिर, आह बहुत दर्द हो रहा है। फू चेंग अचानक चीख उठा। फू परिवार के लोगों की सांसें अटक गईं। चेंग एर को होश आ गया। फू चेंग को होश आते ही एक ऐसा जानलेवा दर्द उठा कि वह तड़पकर चीख पड़ा। इस बार का दर्द पहले से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। फू शून को भी इस बात का एहसास हो गया था और उस जवान आदमी की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पिताजी, क्या मेरे उस प्रहार ने चेंग एर के सिर के दर्द को और भी बढ़ा दिया है? फू चेंग पहले इतनी भयानक तरह से नहीं चीख रहा था। गनीमत थी कि उन्होंने उसे एक मोटे कंबल में कसकर लपेट दिया था और रस्सियों से बांध दिया था, वरना इस जानलेवा दर्द में फू चेंग खुद को ही बुरी तरह घायल कर लेता। दर्द की इंतहा ने उसे लगभग पागल ही कर दिया था। वैद्यराज जी का चेहरा पीला पड़ चुका था। तुम्हें पता है कि तुमने हद पार कर दी थी। हालांकि उन्हें अंदर ही अंदर यह भी महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ उस वार का नतीजा नहीं था। बहुत मुमकिन था कि उस जोरदार बाहरी प्रहार ने फू चेंग के दर्द की निकासी को अचानक रोक दिया था, इसलिए होश में आते ही वह दर्द एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था, जिससे उसकी तीव्रता और भी बढ़ गई। हम उसे दोबारा बेहोश नहीं कर सकते, वैद्यराज जी ने बुदबुदाते हुए कहा। हे भगवान, मेरा चेंग एर तो बहुत अच्छा बच्चा है। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उसे इतनी भयंकर सजा क्यों मिल रही है? बूढ़ी दादी के पैरों की ताकत जवाब दे गई और वे पास ही जमीन पर गिर पड़ी। अपने आंसू पोंछते हुए वे दहाड़े मारकर रोने लगीं। श्रीमती फू याओ लिन बिस्तर के पास बैठी थीं। अपने बेटे को इस कदर तड़पता देख उनका कलेजा फटा जा रहा था, पर उनकी उसे छूने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वे रो रोकर लगभग बेसुध हो चुकी थीं। घर की दोनों औरतों की इस हालत ने वैद्यराज जी और उनके बेटे फू शून के दिलों में उठ रही दर्द की आग को और भड़का दिया था। बहुत दर्द हो रहा है दादाजी, बहुत दर्द हो रहा है। होश की एक पल भर की झलक में फू चेंग ने रोते हुए वैद्यराज जी से ये शब्द कहे। वैद्यराज जी भी फूट फूट कर रो पड़े। मालिक, सुश्री रुक्मिणी आ गई है, एक नौकर ने बदहवास होकर बाहर से आवाज दी। वैद्यराज जी झटके से चौंके। जल्दी करो, जल्दी से उन्हें अंदर लाओ। रुक्मिणी ने काव्या और चुटकी के साथ कमरे में प्रवेश किया। फू परिवार के सभी सदस्यों की नज़रें एक साथ उसी पर जा टिकीं। रुक्मिणी की हालत और हुलिये को देखकर उन सभी के चेहरों के भाव एक साथ बदल गए और उन सबके मन में एक ही सवाल था। चोटिल और दुबली पतली सी दिखने वाली ये लड़की चेंग एर को बचाएगी? क्या ये कोई भद्दा मजाक है? सुश्री रुक्मिणी, मेरा पोता यहाँ है, वैद्यराज जी बेताबी से पुकार उठे। बाकी सभी लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए रुक्मिणी ने सबसे पहले काले कपड़े में लिपटी उस लकड़ी की कलाकृति को ज़मीन पर रखा और फिर पलंग के पास गई। पलंग पर एक लड़का इस कदर कसकर बंधा हुआ था कि सिर्फ उसका सिर बाहर निकला हुआ था।
वह पसीने से लथपथ था, उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। उसने अपने होठों को इतनी जोर से काटा था कि उनसे खून रिस रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसकी सांसें बहुत तेज और उखड़ी हुई चल रही थीं। भले ही वह किसी गठरी की तरह बंधा हुआ था, फिर भी उसके शरीर की कंपकंपी साफ महसूस की जा सकती थी। वह कंपकंपी ठंड की वजह से नहीं, बल्कि उस खौफनाक दर्द के कारण थी। रुक्मिणी की आंखों में फू चेंग का सिर लगभग पूरी तरह से एक घनी काली यम की छाया से घिरा हुआ था। उस काली धुंध के गुबार में अभी भी लाल रंग खून जीवन की हल्की लकीरें दिखाई दे रही थीं। इसमें यम की छाया का प्रभाव बहुत गहरा है। उसने एक ठंडी सांस ली। सुश्री रुक्मिणी, क्या आप उसे बचा सकती हैं? उसके ये शब्द सुनकर वैद्यराज जी थर-थर कांपने लगे। पिताजी, ये फू शून को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रुक्मिणी उसके बेटे को बचा सकती है। रुक्मिणी की बातें सुनकर उसे लगा कि यह सरासर पागलपन है। कैसी यम की छाया, तुम बीमारी का इलाज करने आए हो या नहीं? ये कैसी पागलों वाली बातें बक रही हो? चुप रहो, वैद्यराज जी ने तुरंत उसे कड़क कर झिड़का। क्या उन्हें अब इस वक्त सुश्री रुक्मिणी का परिचय उसे देना चाहिए था? रुक्मिणी ने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और फू चेंग के माथे पर हल्की सी ठेस दी। उसकी यह हरकत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, ऐसा लगा जैसे वह मामले को गंभीरता से नहीं ले रही हो। तुम ये क्या कर रही हो? श्रीमती फू फुफकारते हुए उठी और उन्होंने रुक्मिणी का हाथ झटकने के लिए अपना हाथ उठाया। रुक्मिणी ने ठीक समय पर अपना हाथ पीछे खींच लिया, वरना उसे सचमुच थप्पड़ पड़ जाता। वैद्यराज जी के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। चेंग एर की माँ, तुम ये क्या कर रही हो? क्या याओ लिन मौत को बुलावा दे रही है? उसकी सुश्री रुक्मिणी पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? श्रीमती फू याओ लिन अपने ससुर की इस जोरदार दहाड़ से सहम गईं। अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से रोते हुए वे चिल्लाईं, पिताजी, ऐसे नाजुक वक्त में वह चेंग एर के माथे पर उंगली कैसे चुभो सकती है? चेंग एर को पहले से ही इतना भयानक सिरदर्द है, उसे हल्का सा छूने पर भी जानलेवा दर्द होता है, और उसने फिर भी उसे उंगली से चुभोया। वे भी अपने बेटे के दर्द से तड़प रही थीं। सुश्री रुक्मिणी यहाँ चेंग एर को बचाने आई हैं। वैद्यराज जी इतने गुस्से में थे कि उन्हें लगा जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम सब यहाँ से हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। अपनी बहू को फिर से मुंह खोलते देख उन्होंने जोर से पैर पटका और कहा, श्रीमती याओ, मैं चेंग एर का सगा दादा हूँ। क्या मैं कभी उसका बुरा चाहूँगा? उन्होंने गुस्से में उसे श्रीमती याओ कहकर पुकारा था। फू शून ने अपनी पत्नी को खींचकर किनारे किया, एक गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, आपने हमेशा चेंग एर से बहुत प्यार किया है। हम आपकी बात मानेंगे। हालांकि उसे सामने खड़ी उस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, पर वह सिर्फ अपने पिता पर ही भरोसा कर सकता था। सुश्री रुक्मिणी, कृपया इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। वे घबराहट में सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। वैद्यराज जी को डर था कि कहीं रुक्मिणी नाराज न हो जाए, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर माफ़ी मांगी। रुक्मिणी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यह स्वाभाविक था कि माता पिता अपने बेटे को इस तरह तड़पता देखकर घबरा जाएं और उनका दिल टूट जाए। क्या मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींच लिया था? अगर उसने सचमुच मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो बात कुछ और होती। वह उस लकड़ी की कलाकृति के संपर्क में काफ़ी लंबे समय तक रहा है और उसने बहुत ज़्यादा यम की छाया सोख ली है। वैद्यराज जी, मैंने आपसे जो जैड हरिताश्म तैयार रखने को कहा था, वह कहाँ है? रुक्मिणी ने वैद्यराज जी को वहां से निकलने से पहले ही कह दिया था कि वे घर जाकर जैद तैयार रखें, और हो सके तो बहुत सारा। यहाँ है। वैद्यराज जी ने सबसे पहले पलंग के पास रखी मेज पर एक जैद के तकिए की ओर इशारा किया। सुश्री रुक्मिणी, मेरे पास ये सबसे बड़ा जैद है। यह एक जैद का तकिया है जिसे मैं पिछले 10 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? अगर यह काम नहीं करेगा तो यहाँ कुछ और भी हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर पलंग पर एक थाली रखी जिसमें कई जैद के पेंडेंट और कुछ जैद के आभूषण रखे हुए थे। क्या आपको जैद चाहिए? आप मेरे ये जैद के कंगन इस्तेमाल कर सकती हैं। कांपते हाथों से बूढ़ी दादी ने अपनी कलाइयों से जैद के कंगनों की एक जोड़ी उतार दी। रुक्मिणी ने अपना सिर घुमाकर उन कंगनों को देखा। शुद्ध चमकीला हरा, बेहतरीन दर्जे का बर्फीला जैद। रुक्मिणी मुस्कुराए, दादी जी, आपके जैद के कंगन बहुत सुंदर हैं, पर इनकी ज़रूरत नहीं है। एक बार जब मैं इनका इस्तेमाल कर लूँगी तो यह जैद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जो कि इनकी बर्बादी होगी। उसने जैद के उस तकिए पर एक नज़र डाली और फिर वैद्यराज जी को देखा। यह जैद का तकिया बिल्कुल सही रहेगा। वैद्यराज जी, आपको भी अपना तकिया बदल लेना चाहिए। यह जैद का तकिया बहुत ऊंचा है। आप इसे 10 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपकी गर्दन में दर्द रहने लगा है? वैद्यराज जी हैरान रह गए। तो क्या उनकी गर्दन और कंधों में होने वाले लगातार दर्द का कारण ये जैद का तकिया ही था? मैं सुश्री रुक्मिणी की सलाह ज़रूर मानूंगा। उन्होंने तुरंत अपना तकिया बदलने का फैसला कर लिया। रुक्मिणी ने सहमति में हामी भरी और उस जैद के तकिए को फू चेंग के सिर के पास रख दिया।
उसे खोल दो, वह बहुत कसकर बंधा है, इससे उसके खून और ऊर्जा का प्रवाह रुक रहा है। ऐसा मत कीजिए, वह खुद को घायल कर लेगा, फू शून चीख पड़ा। वह आपको भी चोट पहुंचा सकता है। चेंग एर इतने दर्द में है कि उसका खुद पर कोई काबू नहीं है। मानो उसकी बात को सच साबित करने के लिए फू चेंग फिर से दर्द से तड़प कर चीख उठा, उसका शरीर पागलों की तरह छटपटा रहा था। खोल दो, रुक्मिणी ने ऐसा बर्ताव किया मानो उसने फू शून की बात सुनी ही न हो। वैद्यराज जी ने अपने दांत पीसे और खुद अपने हाथों से उस कंबल की रस्सियां खोल दीं। पिताजी फू शून खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें रोकने के लिए आगे झपटा। रुक्मिणी ने उसे एक हल्का सा धक्का दिया और हालांकि उसका यह वार बहुत मामूली लग रहा था, पर फू शून को ऐसा लगा जैसे वह किसी भारी चीज से टकरा गया हो। वह लड़खड़ाकर 3 कदम पीछे चला गया और लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा था। उसने अवाक होकर रुक्मिणी को देखा। अगर तुम सब खामोश रहकर तमाशा किए बिना नहीं खड़े रह सकते तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। रुक्मिणी ने एक बेहद रौबदार नज़रों से उन सभी को घूरा। वैद्यराज जी ने फू चेंग को पूरी तरह खोल दिया था। आहह! रस्सियां खुलते ही फू चेंग ने अचानक अपना हाथ हवा में उछाला, मानो वह अपने ही सिर पर जोरदार मुक्का मारने वाला हो। उसे लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला है। रुक्मिणी ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसकी छाती पर हल्की सी थपकी दी। शांत हो जाओ बच्चे। फू चेंग पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और दर्द से इतना तड़प रहा था कि वह अपना सिर पीटना चाहता था, पर रुक्मिणी की हल्की सी थपकी ने उसे पल भर में शांत कर दिया। इससे पहले कि फू परिवार के लोग कुछ समझ पाते, उसका उठा हुआ हाथ नीचे आ गया था, उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया और उसका अकड़ा हुआ शरीर साफ तौर पर ढीला होकर शांत हो गया था। फू परिवार के लोगों की आंखें अचरज से लगभग बाहर ही आ गई थीं। फू शून की एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं उसके जाने से रुक्मिणी का काम न बिगड़ जाए। बूढ़ी दादी भी घबराते हुए आगे आईं और उन्होंने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसे देखकर तो यही लगता था कि सुश्री रुक्मिणी सचमुच बहुत काबिल हैं। बाकी सब बातें बाद में, अगर इससे उनके बच्चे को अभी थोड़ी भी राहत मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात थी। फू चेंग इस कदर दर्द में था कि वह मर जाना चाहता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर का दर्द इतना खौफनाक हो सकता है। पर फिर अचानक किसी ने उसकी छाती पर हल्की सी थपकी दी, मानो किसी ठंडी और कोमल हवा ने उसके दिल पर छाई घुटन की सारी धूल एक झटके में साफ कर दी हो। पलक झपकते ही उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ और उसका सिर दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया। उसे थोड़ा होश आया और वह अपने आसपास का नज़ारा साफ देख पा रहा था। उसने एक ही नज़र में रुक्मिणी को पहचान लिया। एक बेहद खूबसूरत, शालीन और कमसिन लड़की, जिसकी आंखों में एक गहरी शांति और ठहराव था। पर उसने जिस अंदाज में शांत हो जाओ बच्चे कहा था, वह बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे बचपन में उसकी दादी उसे रोते हुए पुचकारती थीं। दादाजी! फू चेंग ने वैद्यराज जी को एक तरफ खड़े देखा और वह उनसे पूछना चाहता था कि यह लड़की कौन है, पर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रुक्मिणी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अभी बात मत करो। फू चेंग ने तुरंत अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसे खुद नहीं पता था कि वह उसका इतना आज्ञाकारी क्यों बन रहा था। रुक्मिणी ने अपनी उंगलियों को मोड़ा और उसकी हथेली के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घूमने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फू चेंग के सिर पर कुछ इशारे किए। दूसरों को उसकी यह हरकत किसी उंगलियों के खूबसूरत नृत्य जैसी हल्की और कोमल लग रही थी और वे सभी पल भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गए थे। वह काली ऊर्जा रुक्मिणी की उंगलियों के इशारे पर किसी भंवर की तरह बहने लगी। जब स्वर्ग और पृथ्वी में आत्मा का वास होता है तो जीवन जन्म लेता है, जब मृत्यु का साया पड़ता है तो वह बंधन बन जाता है। रुक्मिणी ने अचानक अपनी मुट्ठी भींची और फिर उसे जैद के तकिए की ओर बढ़ाया। सो जाओ। वह यम की छाया किसी भंवर की तरह तेजी से खींचकर जैद के तकिए में समाने लगी। हालांकि फू परिवार के लोग उस यम की छाया को नहीं देख सकते थे, पर वे साफ देख सकते थे कि जैद का वह तकिया, जिसकी अपनी एक प्राकृतिक चमक थी और जो देखने में भी बेहतरीन गुणवत्ता का लगता था, अब धीरे धीरे राख जैसा भूरा हो रहा था। जैद के तकिए की सारी चमक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वह अब इतना फीका और मटमैला लग रहा था कि कोई भी उसे एक बेकार और मामूली पत्थर समझने की भूल कर सकता था। फू परिवार की आंखें अब तक की सबसे बड़ी हैरानी से फैल गई थीं। ये सब क्या हो रहा है? फू चेंग के सिर के चारों ओर लिपटी वह यम की छाया जैद के तकिए में समा गई थी, पर अभी भी उसके सिर के कुछ बिंदुओं से मौत की वह काली छाया धीरे धीरे रिसकर बाहर आ रही थी। उसे पूरी तरह से साफ करने में रुक्मिणी को थोड़ा और वक्त लगा। जब यम की छाया का आखिरी कतरा पूरी तरह से निकल गया तो फू चेंग को अचानक महसूस हुआ कि उसका सिरदर्द पूरी तरह से गायब हो चुका है, पर अब उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। वह अपनी पलकें खुली रखने की जद्दोजहद कर रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि रुक्मिणी आगे क्या करने वाली है। रुक्मिणी फू शून की तरफ मुड़ी और बोली, तुम इधर आओ। फू शून को नहीं पता था कि उसे क्या करना है, पर उसकी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं हुई और वह तुरंत 2 कदम आगे आ गया।
इस जेड के तकिए को बहुत सावधानी से उठाओ, इसे दरवाजे के बाहर ले जाओ और ज़मीन पर वहां रख दो जहां इस पर धूप पड़े। जी। फू शून ने एक आज्ञाकारी सेवक की तरह हामी भरी। सावधानी से ले जाना और जल्दी करना। फू शून ने जेड के उस तकिए को बहुत सावधानी से उठाया, दरवाजे तक ले गया और उसे धूप वाली ज़मीन पर रख दिया। पीछे हट जाओ, रुक्मिनी की आवाज़ आई और फू शून तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, एक जोरदार धमाके की आवाज़ हुई और वह जेड का तकिया पल भर में चूर चूर हो गया। वह जेड के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। यह पूरा फू परिवार हक्का बक्का रह गया। वैद्यराज जी ने राहत की सांस ली, उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें पहले से ही अंदाज़ा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और यही सबसे सही था। बिल्कुल पिछली बार की तरह। पर उस समय रुक्मिनी ने केवल एक जेड पेंडेंट का इस्तेमाल किया था और इस बार उसने पूरा जेड का तकिया इस्तेमाल किया है। शायद इसका कारण ये था कि चेंग एर उस लकड़ी की कलाकृति के संपर्क में काफ़ी लंबे समय तक रहा था और उसने अपने शरीर में बहुत ज़्यादा यम की छाया सोख ली थी। सुश्री रुक्मिनी, क्या सब ठीक हो गया? फू शून ने पूछा। रुक्मिनी ने सिर हिलाया। फू चेंग को अभी थोड़ी कमज़ोरी लगेगी। इन दिनों उसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और आराम करना चाहिए। वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। याओ लिन श्रीमती फू चेंग का हाल देखने के लिए तुरंत पलंग के पास भागी। चेंग, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? फू चेंग ने रुक्मिनी को देखा, उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। माँ, मेरे सिर में अब दर्द नहीं है, बस मुझे बहुत नींद आ रही है। ये लड़की सचमुच उसे ठीक कर सकती है। वह उठकर रुक्मिनी से बात करना चाहता था, पर वह अपनी नींद को रोक नहीं पाया और तुरंत गहरी नींद में सो गया। चेंग, याओ लिन बहुत घबरा गई। वह ठीक है, वह बस सो गया है, उसे सोने दो, रुक्मिनी ने कहा। वैद्यराज जी ने भी आगे बढ़कर अपने पोते की नब्ज जांची और पाया कि वह पूरी तरह खतरे से बाहर है। उन्होंने एक गहरी राहत की सांस ली और रुक्मिनी के सामने झुककर आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, सुश्री रुक्मिनी, हमारे फू परिवार के पास आपके इस महान एहसान को चुकाने का कोई तरीका नहीं है। मैं भला अपना एहसान चुकाने क्यों नहीं दूंगी? ये भी तो मरीज को घर आकर देखने जैसा ही है और मैं अपने इलाज का मेहनताना लेती हूँ, रुक्मिनी ने कहा। वैद्यराज जी हैरान रह गए। कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि मैं आपके लिए ये सब मुफ्त में करने वाली हूँ? ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वह इस वक्त बहुत गरीब थी, इसलिए उसके लिए पैसे कमाना ही सबसे अहम काम था। वैद्यराज जी ने यकीनन यह नहीं सोचा था कि वह मुफ्त में मदद करेगी। उन्होंने तो पहले ही उसे कुछ बहुत महंगे तोहफे देने की योजना बना रखी थी, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुक्मिनी सीधे सीधे अपने इलाज का मेहनताना मांग लेगी। और जो बात उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वह ये थी कि रुक्मिनी ने इसे मरीज को घर आकर देखने जैसा बताया था और कहा था कि वह अपनी फीस लेगी। बिल्कुल, क्यों नहीं? बूढ़ी दादी आगे आई। उन्होंने अपने बुजुर्ग पति को किनारे धकेला और उनकी इस घबराहट और नासमझी पर थोड़ी झल्लाहट महसूस की। सुश्री रुक्मिनी ने मेरे पोते की जान बचाई है, उन्होंने हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कहते कहते उन्होंने एक बार फिर अपने जेड के कंगनों की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, क्या सुश्री रुक्मिनी ने नहीं कहा था कि मेरे ये कंगन अच्छे हैं? इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा ही समझ लीजिए। रुक्मिनी ने उन्हें रोक दिया। दादी जी, ये कंगन बहुत अच्छे हैं, पर मैं इन्हें नहीं ले सकती। आप इन्हें पिछले कई सालों से पहन रही हैं, है ना? ये कंगन आपकी जीवन ऊर्जा को संजोते हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको इन्हें पहनना जारी रखना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर बूढ़ी दादी एक पल के लिए हैरान रह गईं, पर उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। अगर इसे पहनना सेहत के लिए अच्छा है तो फिर तुम्हें तो इसे हर हाल में ले लेना चाहिए। उन्हें अब रुक्मिनी के लिए बहुत हमदर्दी महसूस हो रही थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी और वह कितनी दुबली पतली थी। कितना अच्छा होगा अगर ये कंगन उसकी आंतरिक शांति को निखारने में मदद करें। रुक्मिनी को इस बात की हैरानी हुई कि कंगनों के फायदे बताने के बावजूद बूढ़ी दादी अभी भी उसे वे कंगन देने को तैयार थीं। इससे रुक्मिनी के मन में बूढ़ी दादी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उसने बूढ़ी दादी का हाथ थाम लिया। जैद का कंगन लंबे समय तक पहने जाने पर अपने असली मालिक को पहचानने लगता है। दादी जी, आप मुझे बस 100 तोले चांदी दे दीजिए। याओ लिन हैरान रह गई। सिर्फ 100 तोले? याओ लिन, जाओ और 3000 तोले चांदी लेकर आओ, बूढ़ी दादी ने कहा। जी, बहू अभी लेकर आती है। याओ लिन तुरंत 3000 तोले चांदी लेने चली गई, जिसमें 2000 तोले के चांदी के कागजी नोट थे और 1000 तोले चांदी की सिल्लियाँ थीं, पूरा एक बक्सा भरकर। सुश्री रुक्मिनी, चूंकि आप जैद के कंगन नहीं ले रही हैं, तो कृपया बाजार जाकर खुद अपनी पसंद के कंगन खरीद लीजिएगा। बूढ़ी दादी ने जिद की कि वह ये 3000 तोले चांदी जरूर रख ले। रुक्मिनी ने शुरुआत में केवल 100 तोले चांदी मांगी थी, पर जब फू परिवार उसे इतने प्यार से दे रहा था तो उसने भी इनकार नहीं किया। चुटकी ने लकड़ी का वह भारी बक्सा अपनी बाहों में उठा लिया। सुश्री, आप सचमुच कमाल है ना, आपने एक ही चक्कर में 3000 तोले चांदी कमा लिए।
सुश्री रुक्मिणी, चेंग एर को क्या हुआ है? इसके दादाजी एक नामी वैद्य हैं, फिर भी वे इस बीमारी को नहीं समझ पाए। बूढ़ी दादी ने अपने पति को घूरते हुए कहा। वैद्यराज जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी ही उनके वैद्यकीय ज्ञान को इस तरह नीचा दिखाएगी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें, इसलिए वे बस बेबसी से अपना सिर हिलाकर रह गए। फू शून और उसकी पत्नी याओ लिन ने भी रुक्मिणी की ओर देखा। वे भी जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। पिताजी ने तो कुछ देर पहले चेंग एर के कमरे से अचानक एक लकड़ी की कलाकृति उठा ली थी। फू शून ने कहा। हाँ, उसी कलाकृति ने ये सारी मुसीबत खड़ी की थी। रुक्मिणी ने जमीन पर रखी उस कलाकृति की ओर इशारा किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कलाकृति दरअसल किसी कब्र में दफनाई गई चीज है। इन शब्दों ने फू परिवार के हर सदस्य को झकझोर कर रख दिया और उनके चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया। क्या? उन्होंने झटके से काले कपड़े में लिपटी उस चीज की ओर देखा और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। और इस कब्र के मालिक की मौत यकीनन किसी गंभीर बीमारी से हुई होगी। रुक्मिणी ने एकदम सपाट लहजे में एक और बात जोड़ दी, जिसने फू परिवार के दिलों पर मानो एक और खंजर घोंप दिया हो। बूढ़ी दादी लड़खड़ा गईं, उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या चेंग एर ने नहीं बताया था कि यह उसे एक खड्ड में मिली थी? फू शून की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। तुम किसी को भेजकर पता लगा सकते हो कि उस खड्ड के ऊपरी हिस्से में कोई कब्र बारिश या पानी से बह तो नहीं गई है? रुक्मिणी ने कहा। तो क्या हमें इस कलाकृति को वापस वहीं रखाना चाहिए? याओ लिन श्रीमती फू अचानक ख्यालों में खो गई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे। क्या यह उस कब्र के मालिक का इंतकाम है? अगर हम इसे वापस नहीं करेंगे तो क्या वह हमें नहीं छोड़ेगा? ये कहते हुए वह बुरी तरह खौफजदा थी। क्या इसका मतलब यह है कि चेंग एर पर अभी भी कोई खतरा मंडरा रहा है? रुक्मिणी ने अचरज से उसे देखा। श्रीमती फू, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इस दुनिया में भूत प्रेत कहाँ होते हैं? इन पर बस यम की छाया का गहरा असर होता है। जब तक फू चेंग ने खुद कब्र नहीं खोदी है तब तक वह इसका जिम्मेदार नहीं है। ये तो बस उसकी बदकिस्मती थी कि उसने कोई ऐसी चीज़ उठा ली जो उसे नहीं उठानी चाहिए थी। फू परिवार के दिमाग में पहले ही भूतों की डरावनी कहानियां चलने लगी थीं, पर रुक्मिणी के एक ही वाक्य ने उनके ख्यालों पर रोक लगा दी। पूरा परिवार थोड़ी उलझन में दिखा। क्या सचमुच दुनिया में भूत नहीं होते? तो फिर सुश्री रुक्मिणी ने अभी अभी जो चमत्कार किया वह क्या था? रुक्मिणी का ये बेपरवाह और शांत अंदाज देखकर बूढ़ी दादी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। वे इस लड़की को जितना देखती थीं यह उन्हें उतनी ही पसंद आती थी। और इस लकड़ी की कलाकृति का क्या? मेरे पास सुख निवास में कुछ भी मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। आप एक अलाव तैयार कीजिए, मैं इसे जला दूंगी। बस एक अलाव की ज़रूरत है। खैर, असल समस्या ये थी कि इसके लिए बहुत सारे कोयले की ज़रूरत थी। रुक्मिणी इस वक्त पूरी तरह कंगाल थी और उसके पास कुछ नहीं था, और वह अन्नपूर्णा से कोयला मांगने के लिए बहस करने के मूड में नहीं थी। फू परिवार ने तुरंत अलाव तैयार किया और रुक्मिणी ने वह कलाकृति उसमें डाल दी। पर आग ठीक से भड़क नहीं रही थी और उस लकड़ी की कलाकृति से अभी भी गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। इसके जलने से पहले ही सभी को सड़ांध और सड़न की एक अजीब सी बदबू आने लगी थी। क्या यह आग पकड़ेगी? रुक्मिणी ने पहले ही उन सबको दूर खड़ा कर दिया था। वह खुद अलाव के पास खड़ी थी। फू परिवार के लोग उसके लिए थोड़े चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं वह किसी खतरे में न पड़ जाए। तभी रुक्मिणी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी उंगली से हवा में एक तेज वार किया। उसकी उंगली के पों से खून की एक बूंद छलक कर अलाव में जा गिरी। पलक झपकते ही आग बुरी तरह भड़क उठी और एक इंसान के आधे कद जितनी ऊंची लपटें उठने लगी जिन्होंने उस लकड़ी की कलाकृति को पूरी तरह निगल लिया। वह काला धुआं और भी घना हो गया, पर जब रुक्मिणी ने हवा में हल्के से अपना हाथ लहराया तो वह धुआं बिना फैले सीधे ऊपर की ओर उठने लगा। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह काला धुआं हवा में गायब हो गया। दूर से यह नज़ारा देख रहे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। सुश्री रुक्मिणी ने यह सब कैसे किया? याओ लिन ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी दादी ने सख्ती से कहा, यह सुश्री रुक्मिणी की अपनी रहस्यमयी विद्या है। किसी को भी बाहर जाकर इस बारे में एक शब्द भी बोलने की इजाज़त नहीं है। सभी ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। बूढ़ी दादी ने वैद्यराज जी की ओर देखा और धीरे से पूछा, सुनो जी, सुश्री रुक्मिणी देखने में 14 या 15 साल से ज्यादा की नहीं लगती, है ना? 16। वैद्यराज जी को रुक्मिणी की उम्र पता थी। चेंग एर से थोड़ी बड़ी। कोई बात नहीं, लड़की का थोड़ा बड़ा होना अच्छा ही होता है। बूढ़ी दादी ने आगे कहा, उसे अपनी पोते बहू बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है। हैं, तुमने क्या कहा? वैद्यराज जी के मुंह से हड़बड़ाहट में अपनी मातृभाषा का ठेठ लहजा निकल गया। उन्होंने अपनी पत्नी को फटी आंखों से देखा और डर के मारे खांसने लगे। ये कैसा बर्ताव है? क्या तुम सुश्री रुक्मिणी को अपने लायक नहीं समझते?
क्या हमारे चमत्कारी फू परिवार की चौखट पार करना इतना मुश्किल है? बूढ़ी दादी ने उन्हें घूरते हुए कहा। खक खक करे बुढ़िया, तू जल्दी से यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, कहीं चेंग एर की जान पर न बनाए। वैद्यराज जी की दाढ़ी कांप रही थी। सुश्री रुक्मिणी की अभी अभी सगाई हुई है। शाही फरमान से सगाए। बूढ़ी दादी चौंक गईं। किस नामुराद ने मेरे चेंग एर की होने वाली पत्नी चुरा ली? खक खक खक, वैद्यराज जी फिर से खांसने लगे। क्या नामुराद? वे युवराज विक्रमदेव हैं, युवराज विक्रमदेव। भले ही उनके युवराज विक्रमदेव के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, पर अगर विक्रमदेव को भनक भी लग गई कि वे उनकी होने वाली युवरागी की शादी फू चेंग से करवाना चाहते हैं, तो वह विक्रमदेव फू चेंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चेंग एर अभी एक बच्चा है, वह युवराज विक्रमदेव की एक उंगली का वार भी कैसे सह पाएगा? बूढ़ी दादी हक्की बक्की रह गईं। वे तो अभी अभी राजधानी लौटे हैं ना। और तो और, क्या पूर्व सम्राट का अभी अभी देहांत नहीं हुआ है? उन्होंने सुश्री रुक्मिणी का नाम पहले कभी नहीं सुना था। फिर इन दोनों की सगाई इतनी जल्दी कैसे हो गई? यही तो बात है। राजधानी में कदम रखते ही उनका सामना सुश्री रुक्मिणी से हो गया था, और फिर उन्होंने बड़ी बेशर्मी से रुक्मिणी के नाम के साथ युवराज विक्रमदेव का ठप्पा लगा दिया। अब पीछे मुड़कर देखने पर खुद वैद्यराज जी को भी लगता था कि युवराज विक्रमदेव की किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। युवराज विक्रमदेव, सच सच बताओ, क्या यह मुमकिन नहीं कि उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया हो? रुक्मिणी की मदद से लकड़ी की वह कलाकृति जल्दी ही जलकर राख की एक छोटी सी ढेरी में बदल गई। इस राख को शहर के बाहर किसी सुनसान जगह ले जाकर गाड़ देना, रुक्मिणी ने फू परिवार को हिदायत दी। वे सोच रहे थे कि वे इसे कहीं भी फेंक सकते हैं, पर पता चला कि इसे गाड़ते समय भी सावधानी बरतनी होगी। फू शून ने तुरंत अपने नौकरों को ये काम सौंप दिया। उन्हें नदी के ऊपरी हिस्से की कब्रों की भी जांच करनी थी। जानकारी जितनी साफ होगी, उन्हें उतनी ही तसल्ली मिलेगी। ये सब करने के बाद रुक्मिणी साफ तौर पर थकी हुई लग रही थी। उसे इतना थका हुआ देखकर वैद्यराज जी को बहुत अपराध बोध हुआ। वह खुद इतनी बुरी तरह जख्मी थी और उन्होंने उसे इतनी तकलीफ दी थी, इसलिए उन्होंने खुद आगे बढ़कर उसके सिर की पट्टियां बदलने की पेशकश की। जब उन्होंने उसका जख्म देखा तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि यह बहुत तेजी से भर रहा था। रुक्मिणी को श्रीमती वू की याद आई और उसने वैद्यराज जी से उनके बारे में कुछ बातें कहीं। अगर सुश्री रुक्मिणी ने उनसे वादा किया है तो मैं यकीनन उनका इलाज पूरी तवज्जो के साथ करूंगा। वैद्यराज जी तुरंत राजी हो गए। वैसे वैद्यराज जी, अगर आपको भविष्य में फू चेंग जैसा कोई मरीज मिले जिसकी बीमारी आपकी समझ से बाहर हो, तो आप मेरा नाम सुझा सकते हैं, रुक्मिणी ने कहा। वैद्यराज जी एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर उन्हें बात समझ आ गई। सुश्री रुक्मिणी इस तरह की अजीब बीमारियों का इलाज करने में माहिर हैं। मैं समझ गया। रुक्मिणी अब एक कदम भी और चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने फू परिवार से विदा ली। तांगे में बैठते ही वह गैदों पर टिक गई और उसने एक गहरी सांस छोड़ी। मेरा तो सचमुच मन कर रहा है कि मैं युवराज विक्रमदेव को अगवा कर लूं और उन्हें अपने तकिए की तरह इस्तेमाल करूं। वह यकीनन बहुत पौष्टिक होगा। उसकी यह बात सुनकर काव्या और चुटकी लगभग तांगे से गिर ही पड़ी थीं। रुद्र निवास। रामानंद अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए घर लौटे और बिना आराम किए सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलने गए। क्या रुक्मिणी ने वह चीज सौंप दी? उस नामुराद ने कहा कि वह तो बहुत पहले ही खो गई, अन्नपूर्णा ने झल्लाहट में कहा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रामानंद को उस चीनी मिट्टी की गुड़िया की इतनी जरूरत क्यों थी। क्या खो गई? उसने उसे कहाँ खोया? रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। अल्पविराम। रामानंद अब पछतावे की आग में जल रहे थे, पर अब पछताने से क्या फायदा? उन्हें पहले कहाँ पता था कि वह चीज रुक्मिणी के पास है। अगर उन्हें भनक भी होती तो क्या वे उसे वापस लाने के लिए इतने सालों तक इंतजार करते? पता नहीं उसने उसे कहाँ गंवा दिया। उसे तो कुछ याद भी नहीं है। अन्नपूर्णा ने अपने पति की ओर देखा। स्वामी, आखिर आपको उसकी क्या जरूरत है? अचानक जैसे उसके दिमाग में कुछ कौंधा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने झटके से रामानंद का हाथ पकड़ लिया। क्या वह चीनी मिट्टी की गुड़िया बहुत कीमती है? क्या वह कोई अनमोल खजाना है? रामानंद ने झल्लाहट में उसका हाथ झटक दिया। तुम ये क्या ख्याली पुलाव पका रही हो? तो फिर आप उस चीनी मिट्टी की गुड़िया को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं? अन्नपूर्णा ने उन्हें शक की नजरों से देखा। ठहरिए स्वामी, मुझे सच सच बताए, कहीं उस गुड़िया का चेहरा उस मनहूस औरत जैसा तो नहीं है? क्या आप उसे वापस पाने के लिए इसलिए तड़प रहे हैं ताकि उसे देखकर उसकी यादों में खो सकें? ये सुनते ही रामानंद गुस्से से आग बबूला हो गए। यह क्या बकवास कर रही हो? और क्या मैंने तुम्हें उस इंसान का जिक्र करने से मना नहीं किया था? अगर तुम्हारी वजह से मेरे मंसूबों पर पानी फिरा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके इस खूंखार रूप को देखकर अन्नपूर्णा सहम गई। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। इतने खूंखार क्यों हो रहे हैं? गलती तो इन्हीं की है कि इन्होंने साफ साफ नहीं बताया कि उस चीनी मिट्टी की गुड़िया में ऐसा क्या है।
और एक बात, मैंने तुमसे पता लगाने को कहा था कि दाईजिन कहाँ है। उसे रुक्मिणी को सही सलामत घर लाने के बजाय उसने उसे युवराज विक्रमदेव के पास कैसे पहुंचने दिया? क्या ये जानबूझकर मेरे मंसूबों पर पानी फेरना नहीं है? ये बात याद आते ही अन्नपूर्णा के चेहरे का रंग भी बिगड़ गया। दाईजिन ने अपनी बेटी के हाथों एक चिट्ठी भिजवाई थी। उसमें पूरी बात तो साफ नहीं थी, पर लिखा था कि दाईजिन जख्मी है और मुझे खुद उससे मिलने जाना पड़ेगा। तो फिर तुम जल्दी से जाती क्यों नहीं? अन्नपूर्णा ने दांत पीसे और अपनी दासी को साथ लेकर वहां से निकल गई। दाईजिन रुद्र निवास की ही एक पुरानी दासी थी, पर उसकी बेटी की शादी के बाद उन्होंने उसे गुलामी से आज़ाद कर दिया था ताकि वह जाकर अपने नाती पोतों की देखभाल कर सके। हालांकि रुद्र परिवार अभी भी कभी कभी उससे कुछ काम करवा लेता था, जैसे कि इस बार दाईजिन को ही रुक्मिणी को वापस लाने के लिए गांव भेजा गया था। अन्नपूर्णा दाईजिन के घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके हाथ और पैरों में चोटें आई थीं और उसके चेहरे पर भी खून के कुछ सूखे धब्बे थे। मालकिन, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अन्नपूर्णा को देखते ही दाईजिन की आंखों में चालाकी की एक चमक कौंधी और वह तुरंत दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके झुर्रियों भरे रोते हुए चेहरे को देखकर अन्नपूर्णा को थोड़ी घिन आई। तुझे रोने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने तुझे उस लड़की को हिफाजत से वापस लाने का हुक्म नहीं दिया था? ये सब कैसे हो गया? और जब कुछ हुआ तो तू फौरन मुझे बताने क्यों नहीं आई? क्या तुझे अंदाज़ा भी है कि तूने हमारे कितने बड़े काम पर पानी फेर दिया है? मालकिन, इस बुढ़िया के साथ सचमुच बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। दाईजिन ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती थी, मेरे जख्म काफ़ी गहरे हैं और परिवार ने वैद्य और दवाइयों पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। ये सारा नाटक पैसों के लिए ही था। ठीक है, ठीक है, क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी दवाइयों का पैसा नहीं दूंगी? चुपचाप बता कि क्या हुआ था। ये सुनकर कि अन्नपूर्णा दवाइयों का पैसा देने को तैयार है, दाईजिन ने अपना रोना धोना बंद किया और कुछ चापलूसी भरे शब्द बोलने के बाद उस दिन की घटना सुनाने लगी। मैं गांव गई थी। शुरू में तो बुढ़िया दादी रुद्र दूसरी बिटिया को भेजने के लिए राजी नहीं थी, पर जब उसने सुना कि यह मालिक और मालकिन का हुक्म है तो उसने मुझे नहीं रोका। मैं दूसरी बिटिया को लेकर राजधानी लौट रही थी और रास्ते भर मैंने आपके कहे अनुसार उससे बातें उगलवाने की कोशिश की, पर दूसरी बिटिया तो किसी गूंगे मटके की तरह थी। 3 बार पीटने पर भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वह बहुत डरपोक भी थी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर तो वह अपना सिर लगभग घुटनों में ही छिपा लेती थी। दाईजिन एक की बुराई करते हुए दूसरे की तारीफ करना कभी नहीं भूलती थी। गांव देहात में पले बड़े लोग सचमुच बहुत डरपोक और फूहड़ होते हैं। वे भला बड़ी बिटिया रानी राधिका और तीसरी बिटिया शारदा की बराबरी क्या करेंगे? राधिका और शारदा दोनों अन्नपूर्णा की ही सगी बेटियां थीं, तो जाहिर है कि उनकी तारीफ तो बनती ही थी। यहाँ तक कि चौथी बिटिया भी उससे कहीं बेहतर है। ये कहना कि रुक्मिणी तो एक रखेल की बेटी सुहासिनी से भी बदतर है, सिर्फ रुक्मिणी को नीचा दिखाने और मालकिन को खुश करने के लिए था। दाईजिन को लगा कि वह अपनी मालकिन की नस नस पहचानती है। अगर वह ऐसा कहेगी तो मालकिन खुश हो जाएंगी और शायद उसे दवा के लिए और ज्यादा पैसे दे दें। पर उम्मीद के उलट उसकी बातें सुनकर अन्नपूर्णा की भौहें सिकुड़ गईं। तू कह रही है कि वह एक डरपोक और गूंगी लड़की है? उसकी लोगों की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं होती। हाँ मालकिन, जब मैं उससे बात करती थी तो उसकी आवाज़ किसी मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी होती थी। उसे देखकर ही चिढ़ मचती थी। भले ही दाईजिन एक दासी थी, पर उसने अपनी आधी जिंदगी राजधानी में गुजारी थी। राजधानी की कौन सी लड़की उसकी तरह इतनी गंवार और फुहर थी? उसका चेहरा तो सुंदर है, पर बदकिस्मती से वह बहुत ही दुबली पतली है। हड्डियों पर मांस का नामो निशान नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसका शरीर कभी सुडौल होगा, और ऊंचे घरानों के लोग तो उसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अन्नपूर्णा की भौहें कसकर तन गई थीं। क्या दाईजिन सचमुच उसी नामुराद रुक्मिणी की बात कर रही है? पिछले 2-3 दिनों में उस नामुराद लड़की ने घर में किसी पागलों की तरह तमाशा खड़ा कर रखा है, यहाँ तक कि उसकी लोगों को थप्पड़ मारने की भी जुर्रत हुई है। और यह कह रही है कि उसकी आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। उसकी आंखें तो इतनी पैनी हैं मानो उनमें चाकुओं की धार छुपी हो। दाईजिन, मुझे सच सच सुनना है। मेरी राधिका और शारदा को खुश करने के लिए बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, अन्नपूर्णा ने भारी आवाज़ में कहा। अरे मालकिन, मैं आपसे झूठ भला कैसे बोल सकती हूँ? मैंने जो कहा वह 100 आने सच है। दाईजिन के चेहरे के भावों को देखकर लग रहा था कि वह सचमुच झूठ नहीं बोल रही है। पहले मुझे बता कि असल में क्या हुआ था। उसकी यह हालत कैसे हुई और उसे वापस रुद्र निवास क्यों नहीं लाया गया? ये बात दाईजिन की आंखें चालाकी से घूमी। मैं सच में नहीं जानती। हमारी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित थी और हम राजधानी के लगभग पहुंच ही गए थे कि राजधानी से कुछ दूर एक पहाड़ी रास्ते पर हमारा सामना कुछ गुंडों से हो गया। उन्होंने तांगे का पर्दा उठाया और दूसरी बिटिया का सुंदर चेहरा देखकर वे अड़ गए कि वह उनके मालिक की रखेल है और उसे जबरदस्ती अगवा कर लिया।
मैं उन्हें रोकने के लिए आगे झपटी, पर तांगे से नीचे गिर गई। लोगों ने मुझे रौंद दिया, मेरे सिर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। तांगे वाला तो पहले ही भाग खड़ा हुआ था और मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए एक एक कदम रखकर शहर वापस लौटी। दाईजिन ने छिपकर अन्नपूर्णा के चेहरे के भाव पढ़े। क्या मैंने यह नहीं सुना था कि शहर में दाखिल होने के बाद वह खुद ही भाग निकली थी, फिर उसकी टक्कर किसी बड़े रईस इंसान से हुई और उसी ने उसे घर भिजवाया। ये सुनते ही अन्नपूर्णा गुस्से से पागल हो उठी। तुझे पता भी है वह रईस इंसान कौन है? मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अपनी बेटी को ये कहते सुना था। उसका बुढ़ापे वाला ढीठ चेहरा देखकर अन्नपूर्णा का मन किया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे। अगर यह बुढ़िया इतनी नाकाबिल न होती तो रुक्मिणी को युवराज विक्रमदेव से मिलने का मौका ही कैसे मिलता। अब तो रुक्मिणी की युवराज विक्रमदेव से सगाई तक हो गई है, जिससे उसके सारे मंसूबे खाक में मिल गए। पर वह दाईजिन को ये सब बातें बताने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब अन्नपूर्णा को किसी और ही बात की चिंता सता रही थी। मेरे साथ वापस चल और रुक्मिणी को देख। दाईजिन जिस रुक्मिणी की बात कर रही है वह घर में मौजूद रुक्मिणी से बिल्कुल अलग इंसान है। उसे वापस जाकर उसकी पहचान करनी ही होगी। भले ही दाईजिन को कुछ समझ नहीं आया, पर वह अपने जख्मी पैर को घसीटते हुए अन्नपूर्णा के साथ रुद्र निवास लौट आए। इत्तफाक से रुक्मिणी भी अभी अभी वापस लौटी थी। अन्नपूर्णा के जाने के बाद रामानंद रुक्मिणी से पूछताछ करने सुख निवास जाना चाहते थे, पर उन्हें पता चला कि वह बाहर जा चुकी है। वे गुस्से से भड़क उठे। उन्हें लग रहा था कि रुक्मिणी ने राजधानी लौटते ही तमाशा खड़ा करना शुरू कर दिया है। भला वह राजधानी में किसे जानती होगी? और फिर भी इतने गहरे जख्मों के बावजूद वह बाहर भाग गई। वे मुख्य कक्ष में उसके लौटने का इंतजार करने लगे और मुंशी को हिदायत दी कि उस पर नजर रखे और उसके लौटते ही तुरंत उन्हें खबर दे। मुंशी ने जैसे ही रुक्मिणी को मुख्य द्वार से अंदर आते देखा, उसने तुरंत रामानंद को खबर कर दी। दूसरी बिटिया रानी वापस आ गई हैं, पर उनकी चाल बहुत लड़खड़ाई हुई लग रही है। मुंशी के शब्दों में जहर भरा हुआ था। एक जवान लड़की घर से बाहर गई और वापस लौटने पर कहा जा रहा है कि उसकी चाल लड़खड़ाई हुई थी। हालांकि ये सुनकर भी रामानंद एक पिता थे ने मुंशी को डांटने के बजाय रुक्मिणी पर अपने गुस्से का गुबार निकाल दिया। उस नामुराद लड़की से कहो कि फौरन यहाँ आए। पास खड़ा एक जवान नौकर चापलूसी करते हुए तुरंत बोला, मैं जाता हूँ। ये हूदली था जो उसी मुंशी का बेटा था की तरफ जा रही थी। उसके साथ दो दासियां थीं, जिनमें से एक उसे सहारा दे रही थी और दूसरी ने एक लकड़ी का भारी बक्सा उठा रखा था। उस लकड़ी के बक्से के आकार और वजन से साफ पता चल रहा था कि इसका इस्तेमाल चांदी की सिल्लियों को रखने के लिए किया जाता था। हूदली की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह मुमकिन है? क्या दूसरी बिटिया रानी सचमुच एक पूरा बक्सा भरकर चांदी की सिल्लियां कमा लाई हैं? दूसरी बिटिया रानी, मालिक ने आपको मुख्य कक्ष में बुलाया है। हूदली फौरन उनके सामने आ खड़ा हुआ और उनका रास्ता रोक लिया। उसकी नज़रें बार बार उस लकड़ी के बक्से की तरफ जा रही थी जिसे चुटकी ने पकड़ रखा था। यकीनन इसके अंदर चांदी की सिल्लियां ही होंगी। मैं अभी व्यस्त हूँ। रुक्मिणी ने उसे एक तिरछी नज़र दी। रास्ते से हट जाओ। दूसरी बिटिया रानी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मालिक आपके पिता हैं, आप उनकी नाफरमानी कैसे कर सकती हैं? मालिक को आपसे ज़रूर कोई ज़रूरी बात करनी होगी। तू खुद को समझता क्या है? हमारी मालकिन को नसीहत देने का हक तुझे किसने दिया? चुटकी ने गुस्से से झिड़कते हुए कहा। हूदली उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। दूसरी बिटिया रानी की सेवा करने वाली ये दोनों दासियां सचमुच बहुत खूबसूरत हैं और उनका जिस्म भी मालकिन से कहीं ज्यादा भरा पूरा और सुडौल है। जहां भरा होना चाहिए वहां भरा हुआ और जहां पतला होना चाहिए वहां बिल्कुल पतला। हूदली के मन में एक गंदी नीयत जाग उठी। उसका पिता इस घर का मुंशी था, तो सिर्फ इस नाते ही रुद्र निवास में उसकी हैसियत कम से कम इन दो दासियों से तो ज्यादा ही थी, है ना? काश मैं मालिक को राजी करके इनमें से किसी एक से अपनी शादी पक्की करवा लूं। हूदली की इस गंदी और हवस भरी नज़र को देखकर चुटकी को गहरी घिन आई। मैं तो बस मालिक के हुक्म पर दूसरी बिटिया रानी को बुलाने आया हूँ। अगर वे नहीं जाएंगी तो मालिक मुझे सजा देंगे। उसने मुस्कुराते हुए चुटकी को एक बेचारे वाले भाव से देखा। हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उसकी आंखें बहुत छोटी थीं, इसलिए जब उसने ये भाव बनाया तो वह बिल्कुल भी बेचारा नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत ही चिपचिपा और घिनौना लग रहा था। इतना बकवास कि मेरी आंखों में दर्द होने लगा। जैसे ही चुटकी कुछ बोलने वाली थी, रुक्मिणी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तो मैं जाकर सुन लेती हूँ कि उसे क्या कहना है। हालांकि अंदर जाने से पहले मैं ये तय करूंगी कि तुझे तेरी असली हैसियत और औकात याद रहे। चुटकी, इसे लात मारो। चुटकी की आंखें चमक उठीं और उसने फौरन हूदली के पेट पर एक जोरदार लात दे मारी। हूदली दर्द से दोहरा हो गया। उसने अपना पेट कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। रुक्मिणी ने अंदर कदम रखने से पहले उसे एक तिरछी नजर दी।
उसकी आत्मा और शरीर अभी तक पूरी तरह से एक नहीं हुए थे और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बहुत कमज़ोर थी। इसके अलावा इस साम्राज्य में अविवाहित महिलाओं के लिए अपना खुद का घर या वजूद बनाना बेहद मुश्किल था। वह नहीं चाहती थी कि रुद्र परिवार के लोग बिना किसी मेहनत के कोई फ़ायदा उठाएं, इसलिए उसे फिलहाल यहीं रुकना था। हुदली गुस्से से उबल रहा था और अपना पेट पकड़े हुए उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। जैसे ही रुक्मिणी ने मुख्य कक्ष में कदम रखा, एक ढक्कन वाला प्याला उसकी तरफ पूरी ताकत से फेंका गया। सुश्री, सावधान! काव्या ने फुर्ती से उसे किनारे कर लिया। प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बेवकूफ़, जाहिल लड़की, तुझे पता भी है कि यह कौन सा वक्त है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू यूं बाहर सड़कों पर आवारागर्दी करती फिरे? क्या राजधानी के मर्दों ने तुझे इतनी जल्दी अपनी चौखट पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है? रुक्मिणी को अंदर आते देख रामानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुक्मिणी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। क्या मालिक रामानंद ने आज फिर से गोबर खाया है? उसने बस एक ही वाक्य से करारा पलटवार किया। उसी वक्त अन्नपूर्णा दाईजिन को लेकर अंदर आए और उसने इत्तेफाक से ये सब सुन लिया। दाईजिन का मुंह इतना खुल गया कि उसमें एक पूरा अंडा समा सकता था। क्या ये वही रुक्मिणी है जिसे मैं गांव से लेकर आई थी? वह भी अभी मालिक रामानंद से बात कर रही थी और उसने सचमुच कहा कि मालिक रामानंद ने गोबर खाया है। ध्यान से देख, क्या ये वही नामुराद लड़की नहीं है जिसे तू गांव से लेकर आई थी? अन्नपूर्णा ने दांत पीसते हुए दाईजिन से कहा। फिर वह जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों से बचती हुई अंदर गई। स्वामी, क्या हो रहा है? आप दोनों बहस क्यों कर रहे हैं? तू नामुराद लड़की, तूने अभी अभी क्या बका? रामानंद को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे झटके और गुस्से से रुक्मिणी की तरफ उंगली तानकर खड़े थे। मालिक रामानंद, अगर आपने सच में गोबर नहीं खाया है तो फिर आप इतनी गंदी और बकवास बातें कैसे कर सकते हैं? रुक्मिणी ने उन्हें ठंडी नज़रों से घूरा। तू मैं तेरा पिता हूं, तू इतने दिनों से वापस आए है, पर तूने मुझे एक बार भी पिताजी कहकर नहीं पुकारा। मुझे डर है कि कहीं ऐसा कहने से तुम्हारी उम्र न घट जाए, रुक्मिणी ने तंज कसते हुए कहा। मेरा पिता बनना चाहता है? क्या इसकी इतनी औकात भी है? महज कुछ वाक्यों में ही रामानंद इतने आग बबूला हो गए कि वे लगभग गिर ही पड़ने वाले थे। तू बाहर कहाँ गई थी? उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना गुस्सा पीते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपने काम से काम रखिए। रुक्मिणी की नज़रें अब एक तरफ खड़ी दाईजिन पर जा टिकीं। क्या ये वही बुढ़िया नहीं है जो मुझे गांव से लेने गई थी? उसे इतना हक्का बक्का देखकर रुक्मिणी तुरंत समझ गई कि यकीनन अन्नपूर्णा को कुछ शक हो गया होगा और उसने ये पक्का करने के लिए दाईजिन को बुलाया था कि वह सचमुच असली रुक्मिणी है या नहीं। पर ऐसा होने के बावजूद रुक्मिणी उस पुरानी बेचारी रुक्मिणी की तरह बर्ताव करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। मुझ पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि मैं इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊं। सपने देखते रहो। पूरे साम्राज्य में एक महान शोक चल रहा है, कोई भी बाहर निकलने और घूमने फिरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि कोई अनजाने में कोई अपशकुन कर दे और अपने परिवार पर कोई आफत ले आए। पर तू, एक गंवार देहाती जिसे राजधानी के बारे में कुछ नहीं पता, तूने बाहर जाने की जुर्रत की? तू राजधानी में किसी को नहीं जानती और तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू आखिर कहाँ जा सकती थी? रामानंद ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। तूने राजधानी लौटने के पहले ही दिन युवराज विक्रमदेव से दुश्मनी मोल ले ली। अगर तू बाहर जाकर राजघराने के किसी और सदस्य को भी नाराज कर दे तो तेरे पास कितनी जानें हैं जो तू बचा पाएगी? उन्हें सचमुच लगने लगा था कि रुक्मिणी का सिर्फ चेहरा देखना ही किसी मुसीबत को दावत देना है। और शायद वह सचमुच एक मनहूस और बुरी किस्मत वाली लड़की है, वरना राजधानी लौटते ही उसके सिर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगती और वह इतने बड़े इंसान को नाराज कैसे कर देती? आज उन्होंने राजमहल में जो कुछ सुना था उसे याद करके उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। और तू तो ठाकुर हरिवंश की हवेली में कुंवर जयदेव की रखैल बनने ही वाली थी और तूने मुझे इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। आज उन्होंने कुछ अधिकारियों को इस बारे में बात करते सुना था और डर के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने सुना था कि अगर पूर्व सम्राट के देहांत की खबर न आई होती तो ठाकुर हरिवंश यकीनन राजमहल जाकर शिकायत करने वाले थे। इस लड़की ने कुंवर जयदेव को मारकर बेहोश कर दिया था और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। रामानंद अच्छी तरह जानते थे कि कुंवर जयदेव कैसा इंसान है और उन्हें पता था कि यह मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। क्या तू कुंवर जयदेव की रखैल थी? अन्नपूर्णा चीख उठी और रुक्मिणी को घूरते हुए बोली, क्या युवराज विक्रमदेव को इस बात का पता है? रुक्मिणी, तुम्हारे शरीर पर ये जो सारे जख्म हैं, क्या ये कुंवर जयदेव ने दिए हैं? तू क्या कुंवर जयदेव ने तेरी? उसकी आंखों में एक गहरी और जहरीली दुर्भावना तैर रही थी। क्या यह मुमकिन है कि अगवा किए जाने के दौरान कुंवर जयदेव ने सचमुच रुक्मिणी की आबरू लूट ली हो? क्या युवराज विक्रमदेव को ये बात पता है?
राधिका ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था, पर उसे यकीन नहीं हुआ था। अन्नपूर्णा अब मन ही मन दुआ कर रही थी कि काश कुंवर जयदेव ने सचमुच रुक्मिणी की पवित्रता छीन ली हो। सच सच बता तू बेशरम नामुराद, क्या तू कुंवर जयदेव से मिलने गई थी? रामानंद को भी यही शक हो रहा था। युवराज विक्रमदेव आज राजमहल में थे, इसलिए रुक्मिणी यकीनन उनसे मिलने तो नहीं जा सकती थी। सुना था कि कुंवर जयदेव जख्मी है और घर पर ही है, तो क्या रुक्मिणी उसी से मिलने गई थी? अन्नपूर्णा ने अपना मुंह ढक लिया। क्या तू कुंवर जयदेव से माफी मांगने और उसकी मिन्नतें करने गई थी? पर तेरी सगाई तो युवराज विक्रमदेव से हो चुकी है, अब तू क्या करेगी? उन्हें पागलों की तरह उछल कूद करते और अपने हाथों से अजीबोगरीब इशारे करते देख, मानो वे उस पर दुनिया की सबसे गंदी कीचड़ उछालना चाहते हों, रुक्मिणी खुद को एक तंजिया हंसी हंसने से रोक नहीं पाए। रुक्मिणी को उन सब पर सचमुच हंसी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वे उससे इतनी ही नफरत करते थे तो उन्होंने उसे गांव में ही सड़ने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया। 10 साल बाद उसे वापस लाने की क्या जरूरत थी? उसे वापस ले आए और अब उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लगता है इन्हें इस बात का रत्ती भर भी डर नहीं है कि वे उसे अपना पक्का दुश्मन बना लेंगे। दरअसल रुक्मिणी नहीं जानती थी कि रामानंद और उनके परिवार वालों की नज़र में उनका रवैया चाहे कैसा भी हो, रुक्मिणी महज एक बेवकूफ़ और नासमझ लड़की थी जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और न ही उनके चंगुल से बच सकती थी। वह तो महज एक चींटी है, तो भला हम उसके सामने कोई दिखावा या उसे पुचकारने का नाटक क्यों करें? रामानंद ने तो शुरू में यही सोचा था कि राजधानी में कदम रखते ही यह नामुराद लड़की पूरी तरह उनके इशारों पर नाचेगी, एक ऐसी समी हुई लड़की जो उनकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेगी। अगर उसने जरा भी बगावत करने की जुर्रत की तो वे बस उसे बांधकर लकड़ियों वाले गोदाम में बंद कर देंगे और 2 वक्त का खाना बंद कर देंगे, फिर वह खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। पर किसे पता था कि हालात इस कदर बदल जाएंगे। शुरुआत में ही युवराज विक्रमदेव उसे वापस घर छोड़ गए और फिर वैद्यराज जी खुद उसके इलाज के लिए उनके घर आ पहुंचे और यहाँ तक कि उसके रहने की जगह में भी दखल दिया। और तो और युवराज ने उसे 2 खास दासियां भी दे दी थीं। मुझे लगता है कि आपको इस मामले की थोड़ी और अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए थी। मैंने ही कुंवर जयदेव पीटा था और वह बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। रुक्मिणी के चेहरे पर कोई पछतावा या डर नहीं था और उसने बेहद आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगर आपको उसकी चोटों की गंभीरता का अंदाज़ा होता तो आप मुझसे यह उम्मीद करने की बेवकूफ़ी कभी न करते कि मैं जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी। तेरी इतनी हिम्मत। रामानंद को पहले लगा था कि कुंवर जयदेव को युवराज विक्रमदेव ने पीटा होगा, पर अब उन्हें समझ आया कि यह सब रुक्मिणी का ही किया धरा है। वह ठाकुर हरिवंश का इकलौता वारिस है, राजमाता उस पर जान छिड़कती हैं, तेरी उसे जख्मी करने की जुर्रत कैसे हुई? रामानंद बुरी तरह घबरा गए थे। क्या कुंवर जयदेव अपना हिसाब चुकता करने सीधा उनके दरवाजे पर आ धमकेगा? वे तो संस्कार मंत्रालय के एक मामूली अधिकारी हैं, भला वे उस तूफान का सामना कैसे करेंगे? रुक्मिणी ने उन्हें देखा और कहा, लड़ाई तो हो चुकी है और जख्म भी दिए जा चुके हैं। अब आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू अभी अभी राजधानी लौटी है और तूने खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया। अगर कुंवर जयदेव हिसाब मांगने आ गया तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मालिक रामानंद के उसूल और ईमानदारी बस इतनी ही है? रुक्मिणी हंस पड़ी। आपकी बेटी को अगवा करके जबरदस्ती रखेल बनाया जा रहा था और उसे लगभग पीट पीट कर मार ही डाला गया था, और आप हिसाब चुकाने का डर पालने के बजाय उनके दरवाजे पर जाकर इंसाफ मांगना ज्यादा जरूरी नहीं समझते? क्या एक पिता का यही फर्ज होता है? उसकी बातें सुनकर अन्नपूर्णा ने उसे घूरते हुए कहा, तूने यकीनन कुंवर जयदेव को फंसाने के लिए अपने कोई गंदे जादुई हथकंडे अपनाए होंगे, वरना वह किसी और को छोड़कर तुझे ही अगवा क्यों करता? और अगर तू अगवा हो भी गई थी तो तू उसे तमीज से मिन्नतें करके छोड़ देने को कह सकती थी, तुझे उससे लड़ने की क्या जरूरत थी? काव्या और चुटकी फटी आंखों से ये सब सुन रही थीं। रामानंद और उनकी पत्नी ने जो कुछ कहा था उसने सचमुच उनकी आंखें खोल दी थीं। भला कोई माता पिता ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई और कुंवर जयदेव से बदला लेने के बजाय आप उल्टे उसी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। काव्या और चुटकी ने रुक्मिणी की ओर देखा और उन्हें उसके लिए बहुत बुरा लगा। मालकिन सचमुच बहुत बेचारी हैं। हालांकि रामानंद और उनकी पत्नी यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनकी बेटी कितनी खौफनाक और काबिल थी। ये सब बकवास बंद करो, मैं थक चुकी हूँ। रुक्मिणी को लगा था कि वे कोई काम की बात कहेंगे, पर यह सब सुनकर उसे ऊब होने लगी और वह मुड़कर जाने लगी। रुक जा, रामानंद ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा और हुदलीक फौरन आगे लपका और उसने अचानक अपना हाथ फैलाकर उनका रास्ता रोक लिया। उसका यह वार बहुत अचानक था, अगर चुटकी फुर्ती से पीछे न हटती तो उसका हाथ उसके सीने को छू जाता। चुटकी के चेहरे का रंग बदल गया और उसके अंदर गुस्से का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। रुक्मिणी की आंखों में एक गहरी कालिक छा गई और उसकी उंगलियां हल्की सी फड़कीं।
हुदली को अचानक अपने हाथ में एक अजीब सी सुन्नता महसूस हुई, जिसके बाद एक चुभने वाला जानलेवा दर्द उसके पूरे हाथ में फैल गया और वह दर्द के मारे चीख पड़ा। चुटकी एक पल के लिए सन रह गई। वह तो बस यही सोच रही थी कि क्या उसके पलटवार करने से उसकी मालकिन के लिए रुद्र परिवार में कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी हुदली ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर जोर से चीखने लगा। रुक्मिणी और उसकी दासियां अपनी जगह से हिली तक नहीं थीं। रामानंद और बाकी लोग भी इस अचानक हुए हंगामे से चौंक गए। दली, तू क्या कर रहा है? मालिक, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हुदली लगातार चीख रहा था और उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में 1000 सुइयां चुभोई जा रही हों और हर एक सुई उसकी हड्डी के अंदर तक छेद कर रही हो। उसका हाथ बेजान होकर नीचे लटक गया था और उसकी अपने दूसरे हाथ से उसे छूने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुंशी अपने बेटे की यह हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। होश में आने के बाद वह फौरन भागा। उसने हुदली का हाथ पकड़ा और ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, उसकी आस्तीन ऊपर खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने हुदली का हाथ पकड़ा, हुदली दर्द से तड़प उठा और उसकी चीखें और भी दिल दहलाने वाली हो गईं। पिताजी, पिताजी से मत छुओ, बहुत दर्द हो रहा है। मुंशी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह उसे छूना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और वह घबराहट में पागलों की तरह उछलने लगा। क्या हो रहा है? कैसा दर्द है? बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ बर्बाद हो जाएगा। हुदली दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। मालिक, मालकिन, अब हम क्या करें? कृपया मालिक, मालकिन, मेरे दली को बचा लीजिए। मुंशी लगभग रो पड़ा था। रुक्मिणी, क्या ये तूने किया है? तूने क्या किया? अन्नपूर्णा का दिल धक से रह गया जब उसने रुक्मिणी को देखा। हुदली ने अभी अभी उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। रुक्मिणी ने बेहद ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अंधी हो? क्या तुमने मुझे उसे छूते हुए देखा? अगर यह बीमार है तो जाओ और इसका इलाज करवाओ। इतना कहकर उसने काव्या और चुटकी को साथ लिया और हुदली की तरफ दोबारा देखे बिना ही वहां से चली गई। मुंशी उसे रोकना चाहता था पर अपने बेटे की खौफनाक चीखें सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उसे नहीं रोक सकता। हालांकि उसे लग रहा था कि यह रुक्मिणी का काम नहीं हो सकता, फिर भी उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। दाईजिन पूरी तरह सन्न थी और रुक्मिणी के जाने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा था। क्या ये सचमुच वही गंवार देहाती लड़की है जिसे मैं वापस लाई थी? आंगन के अंदर आते ही रुक्मिणी ने काव्या से कहा, जाओ, जाकर खाना ले आओ। उसे बहुत भूख लगी थी। जी। काव्या तुरंत मुड़ी और रसोई घर की तरफ चल दी। चुटकी ने एक हाथ में वह लकड़ी का भारी बक्सा उठा रखा था और दूसरे हाथ से रुक्मिणी को सुख निवास की तरफ ले जा रही थी। सुश्री, अब शायद रसोई वालों की हमें वे बासी बन देने की हिम्मत नहीं होगी, है ना? वे ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे, रुक्मिणी ने पूरे यकीन के साथ कहा। चुटकी को हुदली के चेहरे का वह दर्द याद आ रहा था और वह कुछ पूछना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्या कहना चाहती हो? रुक्मिणी ने उस पर एक नज़र डाली। सुश्री, वह हुदली। रुक्मिणी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। तुम्हें याद रखना होगा, अगर कोई तुम पर जुल्म करता है तो तुम्हें पलटकर वार करना चाहिए। बेइज्जती सहते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। उसने मानो जवाब दे भी दिया था और नहीं भी दिया था। पर चुटकी का दिमाग तेजी से दौड़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। ये दासी समझ गई। रुक्मिणी के जाने के बाद दाईजिन अपने जख्मी पैर को घसीटती हुई अन्नपूर्णा के पास गई। मालकिन, दूसरी बिटिया रानी तो बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रही है। ये यकीनन वह रुक्मिणी नहीं हो सकती जो उसके साथ इतने लंबे सफर से वापस राजधानी आई थी। अन्नपूर्णा के चेहरे का रंग बदल गया। तुझे लगता है कि यह वह नहीं है? नहीं, वह दाईजिन को लग रहा था कि उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया है। अगर मैं उस शरीर, उस चेहरे और उन भौहों को देखूं तो वह यकीनन वही है, पर उसका रवैया और मिजाज बिल्कुल अलग है। वह जिस रुक्मिणी को लेकर आई थी उसकी तो कभी इस तरह तनकर खड़े होने या लोगों से ऐसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी। रामानंद के कान मुंशी और हुदली के शोर शराबे से फटे जा रहे थे, इसलिए वे उनकी बातें नहीं सुन पा रहे थे। इसे ले जाओ और किसी वैद्य को दिखाओ। वह पागलों की तरह चीख रहा है और मुझसे मदद की भीख मांग रहा है, पर मैं कोई वैद्य थोड़ी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मुंशी, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, अपने बेटे हुदली को लेकर किसी वैद्य को ढूंढने के लिए घर से निकल गया। रामानंद का सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब उन्होंने मुड़कर देखा कि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा और दाईजिन इस तरह बदहवास लग रही थी मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, तो उनकी झुंझलाहट और बढ़ गई। दाईजिन, अगर तू जख्मी है तो अपने घर जा और आराम कर। उसे इस हालत में देखकर रामानंद को लगा कि यह कोई अपशकुन है। स्वामी, अन्नपूर्णा ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया। दाईजिन कह रही है कि हमने अभी अभी जिस रुक्मिणी को देखा है वह उस रुक्मिणी से बिल्कुल अलग है जिसे वह गांव से लेकर आई थी। रामानंद चौंक गए। क्या मतलब, अलग है?
उसका रवैया और मिजाज पूरी तरह से अलग है। दाईजिन, तुम खुद बताओ। अन्नपूर्णा ने जल्दी से दाईजिन को सारी बात समझाने को कहा। दाईजिन ने रुक्मिणी को लाने के पूरे सफ़र का वाकया सुनाया और जोर देकर कहा कि वह जिस रुक्मिणी को लेकर आई थी, उसकी कभी भी मालिक रामानंद के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करने की जुर्रत नहीं हो सकती थी। ये सब सुनकर रामानंद की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। मुझे याद है कि जब वह पैदा हुई थी तो उसके दाएं टखने पर एक छोटा सा, हल्के लाल रंग का आधे चांद जैसा जन्म निशान था। अन्नपूर्णा फौरन खड़ी हो गई। मैं किसी को भेजकर पता लगाती हूँ। टखने पर नज़र डालना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए। ज्यादा बखेड़ा खड़ा मत करना। अगर तूने कोई तमाशा किया और पूर्व सम्राट के अंतिम संस्कार से पहले यह बात बाहर फैल गई तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अगर महान शोक का समय न चल रहा होता तो वे इतने डरे हुए न होते। सम्राट ने खुद हुक्म दिया था कि इस दौरान कोई भी अपने घर में कोई हंगामा या तमाशा न करे ताकि पूर्व सम्राट की आत्मा को शांति मिल सके। मुझे पता है। अन्नपूर्णा ने दाईजिन को वापस भेज दिया और खुद इस काम का इंतजाम करने निकल पड़ी। उधर काव्या जल्दी से खाना लेकर सुख निवास लौट आए। इस बार रसोई वालों की कोई चालाकी करने की हिम्मत नहीं हुई थी और उन्होंने कई तरह की सब्जियों, चावल और सूप के साथ एक काफ़ी अच्छा और भरपेट खाना भेजा था। खाने का स्वाद भी काफ़ी अच्छा था। सुश्री, मैं थोड़ी देर में तांगा वापस युवराज भवन प्रिंस जिन्स मैंशन छोड़ने जाऊंगी। क्या आप चाहेंगी कि मैं लौटते वक्त आपके लिए कुछ नए कपड़े और जूते खरीद लाऊं? चुटकी और मुझे कपड़े सिलना आता है। हम कुछ कपड़े खरीद कर आपके लिए नए जोड़े बना सकते हैं। उन्हें साफ दिख रहा था कि रुक्मिणी के पास इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अन्नपूर्णा से बहस करने की ताकत नहीं बची थी। पर किसी कुलीन लड़की का बिना नए कपड़ों के गुजारा भी तो नहीं हो सकता। ठीक है, जाओ और जो तुम्हें सही लगे खरीद लाओ। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैं बाद में बाकी सब रुद्र परिवार वालों से वसूल लूँगी। खाना खाने के बाद रुक्मिणी को नींद आने लगी थी। आज वह सचमुच बहुत थक गई थी और उसे नहीं पता था कि पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे कितनी लंबी नींद की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास खुद के लिए कोई औषधीय काढ़ा या टॉनिक बनाने की भी ताकत नहीं बची थी। ये बड़े अफसोस की बात है कि युवराज विक्रमदेव राजमहल में हैं और अगर वह उन्हें बार बार बाहर बुलाएगी तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, वरना वह यकीनन जाकर उनकी आभा की कुछ और सांसें ले आती। इस शरीर की कमजोरी उसे बहुत खटक रही थी। जी, काव्या ने चुटकी को हिदायत दी कि वह सुश्री रुक्मिणी का पूरा ध्यान रखे और फिर वह कुछ चांदी साथ लेकर निकल गई। जब वह युवराज भवन लौटी तो दाई माँ ने उसे एक तरफ खींचा और रुक्मिणी के बारे में पूछताछ की। ये सुनकर कि रुक्मिणी आज युवराज विक्रमदेव से मिलने राजमहल के दरवाजे तक गई थी और वे दोनों कुछ देर तक तांगे में एक साथ रहे और कुछ किया था, दाई माँ की आंखों के किनारों की झुर्रियां गहरी हो गईं। तो क्या दूसरी बिटिया रानी सचमुच हमारे युवराज से इतना गहरा लगाव रखती हैं? इतनी मुश्किल से एक दूसरे से दूर रह पा रहे हैं। सुश्री रुक्मिणी का हाल ठीक है, काव्या ने कहा। रुक्मिणी के बारे में दाई माँ की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने जिन दो दासियों को तराशा था वे भले ही दिल की अच्छी थीं, पर वे बहुत कोमल या दब्बू बिल्कुल नहीं थीं। दाई माँ की खास तालीम के कारण वे थोड़ी मगरूर और आत्मविश्वासी बन गई थीं। आखिरकार उनका इरादा उन्हें युवराज विक्रमदेव की सेवा में लगाने का था, इसलिए उन्हें आम दासियों से अलग देखना था और खुद को किसी से कम नहीं समझना था। पर महज 3 दिनों में ही रुक्मिणी ने उन दोनों का दिल जीत लिया था। भले ही युवराज ने उन्हें रुद्र परिवार में भेजा था, पर ऐसा लग रहा था कि काव्या और चुटकी रुक्मिणी के लिए कुछ ज्यादा ही वफादार और रक्षक बन गई हैं। इससे ये साबित होता था कि रुक्मिणी यकीनन कोई मामूली लड़की नहीं थी। क्या रुद्र परिवार सचमुच इतना घिनौना बर्ताव कर रहा है? काव्या ने दाई माँ को रुद्र परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, पर शुक्र है कि सुश्री रुक्मिणी को इन बातों का ज्यादा बुरा नहीं लगता। दाई माँ ने एक पल के लिए कुछ सोचा, चूंकि अब वह हमारे युवराज की होने वाली पत्नी है तो हम युवराज भवन वाले उसे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकते। चलो, मैं दूसरी बिटिया रानी के लिए कुछ चीज़ें निकालती हूँ। उन्होंने कहा तो था कि वे बस कुछ चीज़ें ले जा रही हैं, पर जब काव्या युवराज भवन से निकली तो वह वापस एक तांगे में बैठकर जा रही थी। युवराज भवन ने उन सारे सामानों को सुख निवास तक पहुंचाने के लिए अपनी कई दासियों को भी भेजा था। रुद्र परिवार के किसी नौकर की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि रुक्मिणी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और वह उठी नहीं थी। जब राधिका और उसकी बहनों को इस बात की खबर मिली तो वे ये सब देखने के लिए बेताब होकर भागी चली आईं। फिर खूबसूरत कपड़ों में सजी दासियों का एक तांता अंदर आया और हर एक के हाथों में कोई न कोई बेशकीमती चीज़ थी। चमचमाते रेशम के 3 थान, एक बेहद नक्काशीदार श्रृंगार पेटी, मोतियों से जड़े हुए बालों के जेवरों के 2 सेट, एक मुलायम सफ़ेद लबादा, 2 शानदार नक्काशी वाले कोयले के स्टोव, एक मोमबत्ती दान और एक पीतल का शीशा। भले ही ये चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की थीं और कोई दुर्लभ खजाना नहीं थी, पर इनकी कारीगरी, इनकी बनावट और इनका रूप साफ तौर पर बहुत ऊंचे दर्जे का था। रुद्र परिवार ऐसी आलीशान और महंगी चीज़ों का खर्च कभी नहीं उठा सकता था।
और वे रेशम और साटन के कपड़े, उन्हें एक नज़र देखकर ही पता चल रहा था कि वे ऐसे नहीं थे जिन्हें किसी भी आम कपड़े की दुकान से खरीदा जा सके। वे चीज़ें जब रुद्र परिवार की बहनों के सामने से गुजरी तो उन सब की आंखें उनकी चमक से चौंधिया गईं। बड़ी बहन, क्या वह शाही भेंट वाला रेशम है? शारदा की नज़रें उन रेशमी थानों पर चिपकी हुई थीं। अगर उस रेशम से मेरे लिए नए कपड़े बनाए जाएं तो वह कितनी खूबसूरत लगेंगी। अगर मैं उसे पहनकर बाहर जाऊं तो मेरी सारी सहेलियां जलन के मारे हरी हो जाएंगी। जेवरों के वे दोनों सेट भी बहुत महंगे थे, जिनमें सोना और रत्न जड़े थे, और हर सेट की कीमत कम से कम 100 तोले चांदी रही होगी। नए कपड़ों के साथ पहनने के लिए बिल्कुल सही। इन चीज़ों को देखकर राधिका ने दांत पीसते पीसते लगभग उन्हें चूरा ही कर दिया था। उसकी माँ ने जानबूझकर रुक्मिणी के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था और उसे वही पुराने कपड़े दिए थे जो राधिका पहले पहन चुकी थी। उनका मकसद था कि रुक्मिणी मिन्नतें करने आए ताकि वे उसे अच्छी तरह जलील कर सकें। और अब उसके पास इतने सारे बेशकीमती तोहफे आ गए थे। चुटकी भी थोड़ी हैरान थी और उसने छिपकर काव्या का हाथ खींचते हुए फुसफुसाकर पूछा, क्या युवराज अभी भी राजमहल में नहीं हैं? तो फिर ये सब चीज़ें? दाई माँ ने मुझे ये सब वापस लाने को कहा था। तुम भूल गई। युवराज भवन में एक भंडार घर है जिसकी देखभाल दाई माँ करती हैं। उनके पास इन चीज़ों का फैसला करने का पूरा अधिकार है। हमें बस बाद में युवराज को इसके बारे में बताना होगा। युवराज भवन में कभी कोई मालकिन नहीं रही थी, पर वहाँ कभी कभार मेहमान आते थे और तोहफे भी मिलते थे, इसलिए वहाँ एक अलग भंडार घर था जिसकी चाबी दाई माँ के पास रहती थी। सच कहें तो युवराज भवन के लिए ये चीज़ें बहुत मामूली थीं। युवराज शायद राजमहल में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सुश्री का ख्याल नहीं रहा, वरना वे यकीनन सुश्री को इससे भी ज़्यादा तोहफे देते, है ना? चुटकी को यकीन था कि युवराज कंजूस नहीं थे और वे कभी अपनी होने वाली पत्नी को इतनी दयनीय हालत में नहीं देख सकते थे। फिलहाल हम इन्हें रख लेते हैं। चुटकी ने सिर हिलाया, फिर आंगन के दरवाजे पर खड़ी रुद्र परिवार की तीनों बहनों की तरफ एक नज़र डाली। उनकी आंखों में लालच देखकर चुटकी ने नफरत से नाक बांध से कुड़ी। साफ दिख रहा है कि ये भिखारी इन चीज़ों को हथियाना चाहती हैं। इनकी सोच कितनी छोटी है। अच्छा काव्या, क्या राधिका की सचमुच दूसरे राजकुमार से सगाई हुई है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, चुटकी ने उत्सुकता से पूछा। काव्या ने भी राधिका की तरफ देखा। मैंने भी यही बात दाई माँ से पूछी थी, और अंदाज़ा लगाओ उन्होंने क्या कहा। क्या? दाई माँ ने कहा कि उन्होंने भी ऐसा कुछ कभी नहीं सुना है, पर अन्नपूर्णा और बाकी लोगों के अनुसार तो राधिका की सगाई दूसरे राजकुमार से हो चुकी है। आखिर माजरा क्या है? दाई माँ ने कहा है कि वह इसका पता लगाने की कोशिश करेंगी, काव्या ने कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि रुक्मिणी लगभग उनकी भविष्य की युवरागी बन ही चुकी थी, इसलिए उन्हें रुद्र परिवार के मामलों पर नज़र रखनी ही थी। इससे पहले दाई माँ ने कभी रुद्र परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वे उनके लिए किसी अहमियत के लायक नहीं थे। मैंने सुना है कि दूसरा राजकुमार सम्राट का बहुत चहेता है। काव्या को ये सोचकर थोड़ी चिंता होने लगी थी। अगर राधिका की दूसरे राजकुमार से सगाई सचमुच हो गई है तो क्या भविष्य में राधिका को दूसरे राजकुमार का संरक्षण नहीं मिलेगा? क्या वह फिर सुश्री रुक्मिणी को और भी ज़्यादा सताने की कोशिश नहीं करेगी? चुटकी को भी थोड़ी चिंता होने लगी थी। बस इतना पता चल जाए कि क्या हमारे युवराज विक्रमदेव मालकिन की हिफाजत करेंगे या नहीं। क्या ये सारी चीज़ें दूसरी बहन रुक्मिणी के लिए हैं? शारदा उनकी ओर आए और काव्या व चुटकी को देखते हुए पूछा। ये हमारी मालकिन के लिए हैं, काव्या ने जवाब दिया। क्या ये युवराज विक्रमदेव की तरफ से तोहफे हैं? ये हमें युवराज भवन से दाई माँ ने दिए हैं। काव्या को सच ही बताना पड़ा, क्योंकि वे युवराज की तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकती थीं। और वैसे भी ये सचमुच युवराज के भेजे हुए तोहफे नहीं थे। शारदा की आंखें लालच से घूमी और उसने फिर से उन चीज़ों पर नज़र डाली। दूसरी बहन कहाँ है? क्या वह अपने तोहफे लेने बाहर नहीं आ रही है? उसने कहते हुए दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया। चुटकी ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। हमारी मालकिन अभी आराम कर रही हैं, हमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए। पर दाई माँ ने इतने सारे तोहफे भेजे हैं और वह उन्हें कबूल करने और शुक्रिया अदा करने के लिए उठी भी नहीं। अगर यह बात बाहर फैली तो लोग कहेंगे कि हमारे माता पिता ने हमें तमीज़ नहीं सिखाए। ये कहते हुए शारदा ने चुटकी को धकेला, दरवाजे पर जोर जोर से मुँह के मारे और चीख चीख कर आवाज़ देने लगी। दूसरी बहन जल्दी उठो, युवराज भवन से दाई माँ ने तुम्हारे लिए ढेरों तोहफे भेजे हैं। तीसरी बिटिया रानी चुटकी और काव्या चौंक गईं और उसे दोबारा रोकने की कोशिश करने लगीं। हमारी मालकिन की नींद मत खराब कीजिए। आखिर रुद्र परिवार लू फैमिली के लोग इंसानों की भाषा क्यों नहीं समझ पाते? दूसरी बहन उठो भी, क्या रात को तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती? दिन दहाड़े तुम क्या कर रही हो? उठो। शारदा को दोनों दासियों की जरा भी परवाह नहीं थी। वे उसे जितना रोकने की कोशिश कर रही थीं, वह उतना ही जिद पर अड़ गई थी कि वह रुक्मिणी को जगाकर ही मानेगी।
तीसरी बिटिया रानी, अगर आपने शोर मचाना बंद नहीं किया तो हम लिहाज नहीं करेंगे। चुटकी ने अपनी मुट्ठी तान ली। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी? शारदा ने अविश्वास से कहा। भले ही तुम युवराज भवन से आए हो, पर अब तुम रुद्र परिवार की नौकरानी हो। मैं दूसरी बहन की बहन हूं, तो उस नाते से मैं भी तुम्हारी मालकिन हूं। क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत करोगी? ये कहते हुए उसने फिर से दरवाज़ा पीटा। दूसरी बहन, जल्दी उठो, तुम्हारी दोनों दासियां मुझे पीटने वाली हैं। चुटकी ने हाथ बढ़ाकर उसे पीछे धकेल दिया। शारदा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दासी सचमुच उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। वह धक्का खाकर कुछ कदम पीछे गई और लगभग गिर ही पड़ी थी। वह काफ़ी देर से अपने घमंडी मिजाज को काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर अब वह खुद को रोक नहीं पाए। तू नीच नौकरानी! शारदा चुटकी की तरफ झपटी और उसने उसके पेट पर जोरदार लात मारी। तेरी मुझे धकेलने की हिम्मत कैसे हुई? चुटकी फुर्ती से किनारे हट गई और शारदा की लात एक जोरदार धड़ाके के साथ दरवाजे पर पड़ी। जब शारदा ने चिल्लाना शुरू किया था तब तक रुक्मिणी जाग चुकी थी, पर वह इतनी थकी हुई थी कि उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पर अब जब दरवाजे पर ही लात पड़ रही थी तो वह भला कैसे लेटी रह सकती थी। तूने छिपने की जुर्रत की? तू नीच दासी! दरवाजे पर लात मारने के बाद शारदा लगभग फिसलकर गिर ही पड़ी थी, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। वह मुड़ी और फिर से चुटकी की तरफ झपटी। उसके चेहरे को नोचने के लिए उसने अपने नाखून आगे कर दिए। उसके नाखून बहुत ही नुकीले और तेज थे। अगर चुटकी को जरा सी भी खरोंच आ जाती तो उसका चेहरा यकीनन खराब हो जाता। शारदा, शांत हो जाओ। तीसरी बहन, उनका यह मतलब नहीं था, गुस्सा मत करो। राधिका और सुहासिनी लूचावा दोनों शारदा को रोकने के लिए दौड़ पड़ी, पर दोनों में से कोई भी उसे पीछे खींचने में कामयाब नहीं हुई। शारदा को किसी पागलों की तरह हमलावर होते देख चुटकी ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। तीसरी बिटिया रानी, तू मुझ पर हाथ डालती है? आह, मैं तुझे मार डालूंगी। तू नीच नौकरानी रुद्र परिवार है, तेरी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी कलाई को कसी हुई पाकर शारदा और भी ज्यादा तिलमिला उठी और उसने चुटकी की पिंडली शिन पर जोरदार लात मारी। चुटकी ने दांत पीसे और यह रुद्र परिवार है वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए खुद को काबू किया। उसने शारदा का हाथ पकड़ा और उसे धकेल दिया, जो कि वैसे ही गुस्ताखी मानी जाती थी, पर उसकी सचमुच उसे पीटने की हिम्मत नहीं हुई। काव्या भी दरवाजे पर खड़ी थी और उसने भी शारदा को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, पर शारदा इस वक्त किसी गुस्सैल शेरनी की तरह हो रही थी। वह मुँके मार रही थी, लातें चला रही थी और यहाँ तक कि काटने पर भी उतारू हो गई थी। मैं अपनी माँ से कहकर तुम सबको कोठे पर बिकवा दूंगी। राधिका और सुहासिनी तवे पर पड़ी चींटियों की तरह घबरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि उन्हें कैसे रोकें। सुहासिनी, इसे थप्पड़ मार! शारदा चीख उठी। सुहासिनी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने तुरंत घबराते हुए मिन्नतें करना शुरू कर दिया। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। तीसरी बहन इन्हें युवराज विक्रमदेव ने भेजा है, ये सिर्फ दूसरी बहन की ही बात सुनती हैं। ये बात आग में घी डालने जैसी थी। गुस्से में अंधी शारदा अब जलन और नफरत से और भी भड़क उठी। रुक्मिणी जैसी एक गंवार देहाती को भला युवराज विक्रमदेव का संरक्षण कैसे मिल सकता है? युवराज विक्रमदेव को इनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन्हें इस गंवार रुक्मिणी को दे दिया। इसे थप्पड़ मार, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शारदा चिल्लाए। सुहासिनी धर्मसंकट में फंस गई थी। अगर वह सचमुच आगे बढ़ती है तो अंत में सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। पर अगर वह हाथ नहीं उठाती तो शारदा उसे जीने नहीं देगी, क्योंकि वह तो बस एक रखेल की बेटी, इलेजिटिमेट डॉटर थी। उसने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया, फिर अचानक अपना माथा पकड़ लिया। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। राधिका ने उसे घूर कर देखा। इसे अभी और इसी वक्त क्यों बेहोश होना था? उसे लग रहा था कि वह सिर्फ सुहासिनी की मदद से ही कुछ कर सकती थी, उसके लिए खुद बीच बचाव करना नामुमकिन था। शारदा अभी भी चीख रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। काव्या, चुटकी, पीछे हट जाओ। रुक्मिणी की आवाज़ सुनते ही काव्या और चुटकी ने फौरन शारदा को छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हट गईं। शारदा इस अचानक हुए बदलाव को समझ नहीं पाए और अगले ही पल उसके चेहरे पर ठंडे पानी का एक गिलास छपाक से आ गिरा, जिससे उसकी रूह कांप उठी। रुक्मिणी दरवाजे के अंदर खड़ी थी, उसके हाथ में एक खाली गिलास था और वह उसे ठंडी नज़रों से घूर रही थी। क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया? चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे और गर्दन से अंदर रिसते पानी ने आखिरकार शारदा को होश में ला दिया। उसकी आंखों से नफरत की आग बरस रही थी और वह चिल्लाए, रुक्मिणी, तेरी इतनी हिम्मत! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रुक्मिणी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। शारदा की नज़रें अचानक रुक्मिणी की आंखों से टकराईं और उसकी सांसें अनजाने में ही गले में अटक गईं। मैंने गांव में हर तरह के काम किए हैं, सांपों और कीड़ों से लेकर चूहों तक को पकड़ा है। अगर तुम नहीं चाहती कि आधी रात को तुम्हारे बिस्तर में सांप और चूहे रेंगते हुए मिले तो फिर से तमाशा करके दिखाओ। सेहरन! शारदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो।
तूने क्या कहा? समझ नहीं आया। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रुक्मिणी के होंठ हल्के से मुड़े, जिससे उसके चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी आक्रामकता और खतरे की चमक थी जिसने पल भर के लिए शारदा का दिमाग सुन्न कर दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह कांप उठी, मानो उसका सारा घमंड एक ही पल में बुझ गया हो। रुक्मिणी ने उसे राधिका की तरफ धकेल दिया। इससे पहले कि राधिका पीछे हट पाती, शारदा का पैर उसके टखने पर पड़ा, जिससे राधिका का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। दूसरी बहन, तुम लोगों को इस तरह कैसे डरा सकती हो? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, रुक्मिणी की पैनी नज़रों ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। निकल जाओ यहाँ से, तुम सब की सब। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मुझे यहाँ से दफा होने को कह रही हो? राधिका ने अविश्वास से कहा। राधिका, क्या तुम भूल गई हो कि मेरे थप्पड़ का स्वाद कैसा होता है? रुक्मिणी ने बेपरवाही से अपनी आस्तीनें ऊपर की, मानो वह दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली हो। उसे इस रूप में देखकर राधिका सचमुच डर गई। उसने शारदा का हाथ पकड़ा और कई कदम पीछे हट गई। तुम तो पूरी तरह से अक्खड़, बदतमीज और फुहड़ हो। तीसरी बहन, चौथी बहन, चलो यहाँ से। तीनों बहनें बदहवास हालत में सुख निवास से भाग खड़ी हुईं। बड़ी बहन, तुम भविष्य की दूसरी युवरागी हो, तुम रुक्मिणी को अपने सिर पर सवार कैसे होने दे सकती हो? शारदा ने राधिका का हाथ झटकते हुए कहा।